किसको? लीगर लीगर पैकेज। हाँ ये बहुत मटेरियल आया यार ये ना। क्या है तो पेमेंट 25,070 लीगर पैकेजिंग को ना कंट्री लीगर के अंदर माल आया है ना कोई। HMI कार्ड असेंबली आई है। HMI कार्ड असेंबली भी करवाया जाता है। हाँ जी। मेरा कैमरा बंद किया नेम मैंने अपना डाल दिया। कहाँ पे हो? कैमरा भी ओपन है। हाँ कैमरा रहने से पता चलता है हमें। ये देखो ये मारे है अरिजीत, ये सारी बाकी बनती है। कैमरा रहने देना। हाँ, अगर कैमरा ऑन करने नहीं आते अभी हम Dinesh, mute everyone, please. Please stand clear. Platform 3. Take your platform. Please advance. वेलकम एवरीवन। 2-3 मिनट्स और वेट कर लेते हैं, देन सेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। वैशाली मैम वॉइस आ रही है आपको? हाँ दिनेश, वॉइस आ रही है इन दिस साइड। ओके हाँ 2-3 मिनट्स और वेट करेंगे हम लोग। ओके वैशाली मैम आपको वॉइस आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। दिनेश मेरी आ रही है? हाँ जी, मैंने आपको वैशाली मैम आपका यूजर नेम पासवर्ड दूसरा भेजा है, वो आप ट्राई कर लीजिए। Dinesh, give me the rights for sharing. पैरी मैम तो नहीं है, इंदु मैम उनको राइट्स पे दे रहा हूँ। मेरे को शेयरिंग के राइट्स दे दीजिए प्लीज। प्रवीण सर को देना, बिकॉज प्रवीण सर विशाली प्रेजेंट करेंगे। ओके परवीन सर आपको को-होस्ट बना दिया मैंने। थैंक यू दिनेश।
चारू जरा दे देना पानी में भी। Dinesh, mute everyone, please. क्रॉस आ रहा है। आई रिक्वेस्ट म्यूट कर लीजिए प्लीज। प्रवीण सर या इंदु, स्टार्ट करिए सेशन। हाँ ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। हाँ आप स्टार्ट कीजिए प्लीज। वेलकम एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फॉर टुडे सेशन। मेरा नाम इंदु शर्मा है और आज के सेशन में हम लोग लेटेस्ट रिलीज टैली 3.0 प्रेजेंट करेंगे। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी अपनी कंपनी का। We are a Tally certified 5-star partner for sales and implementation. We are also a partner of Tally Educational. Then we are also a partner of government and very large accounts. So ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है हमारी कंपनी का, जैसे कि आप पहले से जानते ही हैं। अब सेशन के बीच में अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करें या फिर हैंड रेज कर दें। मेरे टीम मेंबर आपके साथ सेशन के एंड में कनेक्ट कर लेंगे। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए बाकी का सेशन में आज के ट्रेनर विशाली सचदेवा एंड प्रवीण सर हैं, सो मैं उनको हैंड ओवर कर रही हूँ। प्रवीण सर, थैंक यू नाउ इंदु। ओवर टू यू। हाँ प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम प्रवीण कुमार शर्मा है एंड आज का सेशन हमने जो रखा है वो रिलीज 3.0 के ऊपर रखा है। और इसमें क्या नया आ रहा है, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अभी सबसे बड़ा चैलेंज था जिन लोगों के मल्टीपल स्टेट्स हैं, मल्टीपल कंपनीज जो हैंडल कर रहे हैं। कई लोग चाहते हैं कि एक ही कंपनी के अंदर मल्टी स्टेट को भी हैंडल किया जाए। सो टैली ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है, दैट्स कॉल्ड मल्टी जीएसटी इन सेम कंपनी। वो एक नई चीज आई है, प्लस कुछ चीजें डिफॉल्ट जीएसटी के अंदर भी चेंजेस आया है। जैसे कि मेरा आज एक वेंडर है, वो वेंडर जीएसटी पे रजिस्टर्ड है, बट वो किसी वजह से डीएक्टिवेट हो गया, जीएसटी ने उसको डीएक्टिवेट कर दिया आज की डेट से। उसने फिर 10 दिन के बाद दोबारा से वो रीएक्टिवेट हो गया। सो इसके दौरान आपके ट्रांजेक्शन एक रजिस्ट्रेशन से भी हुई, रजिस्टर्ड पर्सन से भी हुई और एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से भी हुई। तो इसको टैली कैसे हैंडल करता है, उसमें भी हमने चेंजेस करे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक फीचर्स। आपने F11 देखा ही होगा। F11 में जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी अपनी कंपनी का, तो पहले क्या होता था कि टैली के अंदर एक ही स्टेट को हम हैंडल कर सकते थे और एक ही स्टेट के अंदर हम सारा रजिस्ट्रेशन डिफाइन कर सकते थे। सो अभी टैली ने क्या एक नया फीचर दिया है कि हम अपने रजिस्ट्रेशन टाइप अलग अलग दे सकते हैं। कि मान लीजिए हमारा दिल्ली के अंदर भी है, कर्नाटका में भी है, यूपी में भी है, हरियाणा में भी है। सो हम हर जितने भी स्टेट में हमारे रजिस्ट्रेशन होंगे, हम उनको पहले रजिस्ट्रेशन टाइप बना लेंगे यहाँ पे, राइट। सो जैसे मैंने एक स्टेट ले लिया उत्तर प्रदेश एंड रेगुलर ले लिया एसएससी टाइप, ओके। जो भी जीएसटी नंबर होगा, अभी मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, हम यहाँ जीएसटी नंबर डाल सकते हैं और उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे मेरा यूपी का रजिस्ट्रेशन आ गया।
तो जब मैं कहीं पे भी डिफाइन करूंगा तो मेरा ये यूपी का रजिस्ट्रेशन, अगर इसके रिलेटेड जो भी वाउचर डालूंगा, चाहे परचेज डालूंगा चाहे सेल डालूंगा, वो हम आपको आगे दिखाएंगे कि वो कैसे उसको देखेगा। नाउ दिस इज द फर्स्ट चेंजेस जो टैली ने दिया है। उसके बाद जब हम किसी वाउचर टाइप में जाते हैं, अभी सबसे बड़ा चैलेंज होता है, हम दो तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे 4 रजिस्ट्रेशन हैं मेरी कंपनी के, एक हरियाणा में है, कर्नाटका में, यूपी में है और उत्तर यूपी के अलावा किसी और मध्य प्रदेश में, तो हम इसको एक ही स्टेट के अंदर हम चारों को हैंडल कर सकते हैं और 4 वाउचर टाइप भी अलग अलग बना सकते हैं। ये आपकी वर्किंग के ऊपर या आपके एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये कैसे होगा वो हम दिखाते हैं आपको। जब हम वाउचर टाइप में जाते हैं तो यहाँ पे एक मेजर चेंज दिया है टैली के अंदर। मैं डिफाइन, जैसे यहाँ पे डिफाइन मल्टीपल नंबरिंग सीरीज फॉर वाउचर हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट की है, कर्नाटका की कौन सी सीरीज है, और ये वाउचर नंबरिंग मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माय रजिस्ट्रेशन टाइप, अकॉर्डिंग टू माय रजिस्ट्रेशन टाइप। ठीक है, डिफॉल्ट में जब भी कभी टैली ओपन होगा तो मेरा कौन सा डिफॉल्ट रहेगा वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट में सिलेक्ट किया है, यानी कि मेरा कोई डिफॉल्ट यूपी का या दिल्ली का रहेगा। जब भी मैं सेल्स इनवॉइस जनरेट करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसी को ही पिक करेगा और फिर वहां पे हम रजिस्ट्रेशन टाइप को चेंज कर सकते हैं। मेरे को लेट सपोज सेल्स का मैंने यूपी का सेल्स बनाया, अब मैं दिल्ली का सेल्स बनाना चाहता हूं तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा वो हम अभी आपको आगे दिखाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, कर्नाटका सीरीज डिफाइन किया। अब इसमें बाकी सेम मेथड है कि मेरा मेथड नंबरिंग क्या रहेगा, ऑटोमेटिक रहेगा, ऑटो मैनुअल रहेगा, सीरीज में डिफाइन कर सकता हूँ। और रीनंबरिंग ऑफ वाउचर और रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर, अभी इसमें हम रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर ही रखेंगे क्योंकि सभी का एक ही सीरीज नंबर नहीं रहेगा, राइट। और यहाँ पे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि 1 अप्रैल 2022 से मेरा कर्नाटका का है तो मैं KSB उसका प्रीफिक्स डाल रहा हूँ, उसके आगे जो भी नंबरिंग मेरी चलेगी वो नंबर आ जाएगा। सो इस तरीके से हम वाउचर टाइप्स पे डिफाइन कर सकते हैं। एक ही वाउचर टाइप में मल्टी स्टेट भी डिफाइन कर सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं नहीं कि हम हर स्टेट वाइज अलग अलग मुझे नंबरिंग चाहिए, मैं एक वाउचर टाइप के अंदर एक ही नंबरिंग को डिफाइन करना चाहूंगा, सो डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन नंबर मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ कि पर्टिकुलर इस वाउचर टाइप के लिए कौन सा रजिस्ट्रेशन रहेगा, तो वो उसी को ही पिक करेगा। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल वाउचर टाइप बना रहा हूँ, सेल्स दिल्ली, सेल्स हरियाणा, सेल्स यूपी, तो उसमें यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम इसको मल्टीपल डिफाइन कर सकते हैं, राइट। नाउ कम टू द मास्टर्स, अनदर मास्टर पार्ट। अगर मैं लेजर्स की बात करूं या पार्टीज की बात करूं, पार्टी के अंदर नॉर्मली मेजर चेंज नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पे बस ये है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगी। जैसे ये मेरा सप्लायर है तो इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ इज ए पार्टी ऑफ ट्रांसपोर्टर। अगर कोई वेंडर एज ए ट्रांसपोर्टर है तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये मेरा वेंडर मास्टर्स हो गया। नाउ कम टू द अनदर मास्टर्स, जैसे CGST रेगुलर इनपुट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, वो एज इट इज ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया मेरा। मैं अगर अदर एक्सपेंस की बात करता हूँ, अदर एक्सपेंस में एक मेजर चेंजेस आया है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं GST एप्लीकेबल, एप्लीकेबल करते ही मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मेरा HSN नंबर या GST की डिटेल्स में परचेज लेजर्स में डाल रहा हूँ इंस्टेड ऑफ आइटम, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज लगा यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे पहले वो HSN डिटेल्स या रिकॉर्ड दिखा रहा है।
अब एज पर द कंपनी ग्रुप, एज पर द कंपनी ग्रुप का मतलब ये होता है कि जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, कि मैं कंपनी सिलेक्ट की, कंपनी के अंदर F11 फीचर्स में हमने सिलेक्ट किया, उसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन डिटेल कॉमन डाल दी, वो कॉमन में यहां से उठा सकता हूं। अगर आप कहते हैं नहीं मेरा कॉमन नहीं है, ये स्पेसिफाइड है, तो हम यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स में जाके हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मेरा इस पर्टिकुलर लेजर के लिए क्या रहेगा। और अगर यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन, अगर हमने जीएसटी क्लासिफिकेशन बनाई है, लेट सपोज मेरा एक स्टेशनरी का एक्सपेंस है, अब स्टेशनरी के एक्सपेंस में मल्टीपल HSN मल्टीपल परसेंटेज के साथ रहता है। सो टैली के अंदर पहले भी एक ऑप्शन थी कि हम HSN वाइज अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग क्लासिफिकेशन बना सकते हैं। लेट सपोज मेरा पेन है, पेन का रजिस्ट्रेशन डिफरेंट है, HSN नंबर डिफरेंट है, परसेंटेज डिफरेंट है। और अगर मैं बुक्स परचेस कर रहा हूं तो मेरा उसका HSN नंबर और परसेंटेज डिफरेंट है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन बना सकता हूं। तो जब मैं एक्सपेंस वाउचर्स पास कर रहा हूं तो उस टाइम पर मैं HSN नंबर के अकॉर्डिंगली उसको पिकअप कर सकता हूं, ताकि वही मेरी परसेंटेज वहां पे रिकॉर्ड हो सके। तो उस चीज के लिए मैं इसको यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन यूज कर सकता हूं। तो जब भी मैं कोई एक्सपेंस वाउचर डालूंगा या परचेस का वाउचर डालूंगा, तो जो भी जीएसटी क्लासिफिकेशंस मैंने डिफाइन करी थी वो ही वो पिक करेगा। सो अभी हम स्पेसिफाइड डिटेल है जो ऑलरेडी चल रहा है, हम उसी को ही कैरी कर लेते हैं। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। सेम डिफरेंस हमको आइटम मास्टर्स में भी मिलेगा। अगर मैं कोई आइटम मास्टर देखता हूं, लेट सपोज मेरा ये बोट एयर है, तो आप यहाँ पे देखिए पहले के स्क्रीन में और इस स्क्रीन में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जब मैं एप्लीकेबल कर रहा हूं यहाँ पे, तो एप्लीकेबल करने के बाद यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि इसका HSN नंबर क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, प्लस अब जीएसटी के अंदर जीएसटी रेट से रिलेटेड मेरे 3-4 ऑप्शंस आए हैं। एज पर द कंपनी स्टॉक या कंपनी या स्टॉक ग्रुप, यानी कि मेरा जो F11 के अंदर मैंने कुछ डाला है, या इस आइटम का कोई ग्रुप है और ग्रुप में मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, तो उस ग्रुप के अकॉर्डिंगली हम इसको पिक कर सकते हैं। दूसरा, स्पेसिफाई स्लैब बेस रेट। कई जैसे गारमेंट इंडस्ट्रीज में होता है कि मेरा 1000 तक 5% है और 1000 के अबव मेरा 18% है। तो अगर इस तरीके का कोई स्लैब है, so we can define the slab and use GST classification. सेम अगर मेरा क्लासिफिकेशन है, मैंने क्लासिफाई किया हुआ है, इसके लिए कोई जीएसटी की क्लासिफिकेशन बनाई है, तो वो क्लासिफिकेशन हम यहाँ टैग कर देंगे तो वो सारी डिटेल ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। करेक्ट? सो दिस इज द बेसिक ऑफ मास्टर्स, जो मेरे लेजर बेस पर है, जो मेरे ट्रांजेक्शन बेस पे है। दूसरा, यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप मैंने आपको पहले ही दिखाया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन यानी कि हमारे कितने तरीके के रजिस्ट्रेशन हमारी कंपनी के अंदर है, तो हम मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं। यहाँ पे मैं जैसे मैंने मध्य प्रदेश यहाँ पे सिलेक्ट किया, रजिस्ट्रेशन टाइप। अच्छा, रजिस्ट्रेशन टाइप में पहले सिर्फ रेगुलर था, कंपोजिशन था, तो अभी रेगुलर टू SCZ भी आ गया है। अगर किसी का बिजनेस पहले नॉर्मल एरिया में था, उसने शिफ्ट किया SCZ के अंदर, SCZ में, तो जब SCZ में आप ट्रांसफर करते हैं अपने बिजनेस को, तो आपके रजिस्ट्रेशन को भी ट्रांसफर करवाना पड़ता है। तो उस केस में हम रेगुलर टू SCZ पे जाएंगे। राइट? तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं अपने मास्टर्स को। ओके, सो अभी मास्टर से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है तो मैं ट्रांजैक्शन पे जाना चाहूंगा। दिनेश एक बार अनम्यूट करेंगे सबको, किसी का कोई क्वेश्चन? सर SCZ क्या होता है सर? सर SCZ का मतलब होता है, एक गवर्नमेंट ने एक एरिया दिया है, दैट्स कॉल्ड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जैसे नोएडा के अंदर भी SCZ है,
फेज 2 के अंदर, उसमें कुछ उनको सर्टेन फैसिलिटीज दी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ छूट दी गई हैं, जैसे जीएसटी की छूट दी गई है, तो वो स्पेशल एरिया है सर। एनीथिंग एल्स? ये बीटा वर्जन आशीष जी बोल रहा हूँ मैं, ये बीटा वर्जन आने के बाद, राइट, तो मेरे को क्या मेरे जो जो मास्टर्स हैं सारे, उसको दोबारा ठीक करना पड़ेगा? Am I audible? आप ऑडिबल है सर? हाँ, मैं जानना चाह रहा हूँ अभी, जैसे वर्जन 3 वर्जन रिलीज हो जाएगा, तो मास्टर्स में जो एडिशनल फीचर्स आए हैं टू मेंटेन द मास्टर्स, तो मेरे को क्या टैली अपग्रेड करने के बाद मेरे मास्टर्स को ठीक करना पड़ेगा कि मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा सर, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके, अगर मेरे को कुछ स्पेसिफिक मास्टर्स को अपडेट करना है तो आई कैन अपडेट दैट, राइट? करेक्ट। ओके, वो आपको कुछ जरूरत नहीं है। जब डेटा ट्रांसफर होता है नॉर्मल रिलीज से 3 रिलीज में, वो ऑटोमेटिकली सारा डेटा डिफॉल्ट में लेके चला जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको कुछ स्पेसिफाई करना है या कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? हेलो यस सर। सर, वेंडर रजिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस नहीं है। सपोज वेंडर मल्टीपल लोकेशन से सप्लाई कर रहे हैं, एक वेंडर कर्नाटका से, एक वेंडर और भी दिल्ली से कर रहे हैं, उनको कैसे हैंडल करना है? उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग अलग होगा? दैट इज ऑलरेडी देयर सर, वो तो पहले से भी है। टैली के अंदर देयर इज अ ऑप्शन, आप उसके मल्टी एड्रेस को हैंडल कर सकते हैं, मल्टी एड्रेस के थ्रू आप उसको हैंडल कर लीजिए, वो ऑप्शन है सर इस पे। ठीक है, कैन बी गो फॉर वाउचर? वैशाली मैम, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे अपनी तरफ से? नहीं प्रवीण सर, ठीक है। ओके, ठीक है। सो अब हम वाउचर्स की तरफ जाते हैं। आप जब हम वाउचर्स डाल रहे हैं, चाहे परचेज डालें, सेल्स डालें, तो वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम एक बार दिखाते हैं आपको। F9 परचेज। सो परचेज के अंदर यहाँ पर आपको एक नई चीज मिलेगी, दैट्स कॉल्ड द सीरीज नेम। सीरीज नेम का मतलब जो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जितने वाउचर्स, जितने भी मैंने स्टेट का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया है और उनकी जो सीरीज डिफाइन की है, वो यहाँ पे शो कर देगा। अब जैसे यहाँ कर्नाटका सीरीज में मैं गया, तो यहाँ पे मैंने कर्नाटका की सीरीज डिफाइन करी है और यहाँ पे आ जाएगा कर्नाटका सीरीज। तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये परचेज मेरा उस पर्टिकुलर कर्नाटका स्टेट से रिलेटेड है, राइट। सो अब ये डिफॉल्ट में एक बिहेवियर टैली ने डिफाइन किया है कि मान लीजिए मेरा प्राइमरी रजिस्ट्रेशन दिल्ली है, बट मेरा एक स्टेट कर्नाटका में भी रजिस्ट्रेशन है, और अगर मैं परचेज डाल रहा हूं और वो मेरा यूपी से परचेजेस है, ठीक है, या सपोज दिल्ली से परचेज है, मैं ये मान के चल लेता हूँ, तो जब मैं कर्नाटका सीरीज में डालूंगा तो मेरे लिए वो आईजीएसटी है, लेकिन वो मैं दिल्ली की रजिस्ट्रेशन में डालूंगा तो मेरा लोकल है। सो ये इंटेलिजेंस टैली ने बाय डिफॉल्ट बिहेवियर डिफाइन किया हुआ है। तो जैसी जो रजिस्ट्रेशन टाइप मैं सेलेक्ट करूंगा, उसके अकॉर्डिंगली वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा। दैट्स ए बिल्ट इन इंटेलिजेंस, राइट। सो अब यहाँ पे जैसे मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर्नाटका लिया, मैं जैसे ये पिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये कर्नाटका है, बाय डिफॉल्ट दिल्ली है, ये कर्नाटका का है, ठीक है, और मैं परचेज ले लेता हूँ 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक नई आपको विंडो मिलेगी, पहले ऐसे नहीं आती थी, अब ये नई विंडो मिलेगी कि आपको ये रजिस्ट्रेशन जो भी वाउचर्स डाल रहे हैं वो आप जीएसटी डिटेल कहाँ से पिक करेंगे, आपका जो मास्टर से डिटेल पिक करेंगे, या आप ट्रांजैक्शन में डिफाइन करेंगे, या फिर आप क्लासिफिकेशन में करेंगे। मैं उसको कह रहा हूँ कि आप स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं कि कितने परसेंट है, लेट सपोज मेरा 12% है, मैं HSN डिटेल कहाँ से पिक करेंगे, मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, मेरा HSN नंबर ये है, ठीक है, मैंने डिफाइन किया। अब
ये लोकल है तो इसको लोकल पिक करना है। ओके सॉरी, IGST है, यूपी का है। सो मैंने यहाँ पे IGST पिक किया, रेगुलर किया, सो ये ऑटोमेटिकली पिक कर दिया। ठीक है, अब ये जब मैं कर्नाटका का GSTR देखूंगा तो वहां पे ये ऑटोमेटिकली शो करेगा। मेनली एक्चुअली ये फीचर्स मेनली उसके लिए है, जैसे हम सपोज अपनी कंपनी में हमने अपनी कंपनी में एक आइटम क्रिएट की है। सपोज एक मैंने अपनी आइटम क्रिएट की है पेन, मेरे पेन का HSN 1 2 3 है। सेम वही आइटम जो है किसी और कस्टमर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग आइटम क्रिएट नहीं करना चाहती, मेरी बुक्स में आइटम वही है। तो ये हम फीचर्स तब यूज करते हैं अगर मुझे आइटम अपनी बुक्स में वही रखनी है, बट जो मेरे सामने वाली पार्टीज है उसका HSN डिफरेंट है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर HSN यहाँ पे खुद स्पेसिफाई कर देते हैं। हमें यहाँ पर अपने वेंडर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग आइटम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता था हम अपने वेंडर्स के अकॉर्डिंग आइटम्स क्रिएट करते थे कि मेरे वेंडर्स का HSN ये है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग आइटम क्रिएट करनी है, जिसकी वजह से हमारा आइटम मास्टर्स बहुत हैवी होता जा रहा था। तो इस केस में क्या है कि हमारी आइटम जो हमने अपनी बुक्स में बना रखी है हम उसी को यूज करेंगे, बट हमने यहाँ पे HSN वेंडर के अकॉर्डिंग अपडेट कर दिया। तो मेरी HSN जो GSTR 2 के अकॉर्डिंग है वो ऑटोमेटिक इससे क्रिएट होती जाएगी। करेक्ट। यहाँ पर हमने हर चीज को ओवरराइड कर दिया। अगर मेरा टैक्स रेट भी डिफरेंट है तो मैंने टैक्स रेट को भी इसी फीचर्स के थ्रू ओवरराइड कर दिया, मैंने HSN को भी ओवरराइड कर दिया। तो ये मेन जो फीचर्स है वो इसलिए ताकि हम अननेसेसरी मास्टर्स या आइटम्स क्रिएट ना करें, जो हमारी बुक्स में ऑलरेडी है आइटम हमने उसी को यूज किया है। करेक्ट। तो मैडम का बस ये कहना है कि आप मास्टर जो डिफाइन कर रहे हैं वो एक या तो डिफाइन कर रहे हैं, और जब एक्सपेंस आउट हम कर रहे हैं या परचेज डाल रहे हैं वहां पे जब मल्टीपल या डिफरेंट कोई मास्टर आ रहा है तो उसका मास्टर बनाने की जरूरत नहीं है हमारे को, हम ट्रांजैक्शन के टाइम पर ही स्टेशनरी यूज करते हैं तो हम तो एक्सपेंस स्टेशनरी बना लेते हैं, बट स्टेशनरी में भी बहुत सारी आइटम्स होती हैं, पेन होता है, पेंसिल होता है, शॉर्पनर होता है, इरेजर होता है, उसके अकॉर्डिंग HSN अलग अलग होते हैं। तो हमने यहाँ पर मास्टर्स तो एक ही रखा है, बट हमने जैसे जैसे हम परचेज करते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने HSN बुक करते रहेंगे। जी करेक्ट। ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम वाउचर्स को पंच करेंगे। सेम अगर मैं सेल्स की बात करूं, सेल्स में भी सेम ही है कि हम जितने रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे वो पूछेगा कि आपका कौन से रजिस्ट्रेशन टाइप का आप सेल्स इनवॉइस जनरेट करना चाह रहे हैं। तो लेट सपोज मैंने तेलंगाना का करना है तो ऑटोमेटिकली वो सीरीज डिफाइन कर लेगा, जो कि हमने उस टाइम पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, राइट। अब मैं यहाँ पे वाउचर्स डालूंगा, ये तेलंगाना का है, मैंने जैसे नीरज इंटरप्राइज है मैंने इसको किया, ये भी कर्नाटका स्टेट का है, और मैं यहाँ पे अब मैं इसको आइटम बेस पे मैं पिक कर लेता हूँ एक बार, सॉरी। ठीक है, सेल्स मैंने ले लिया, लेट सपोज मैं सेल कर रहा हूँ आइटम, अब मैंने इस आइटम पे भी 10 पीस सेल करना है, 50,000 फाइन करना है, मुझे स्पेसिफाई करना है या मास्टर्स के अंदर से जो मैंने यानी कि मैंने 5% लिया है। मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक इंटरनेट कनेक्शंस का इशू है। दिनेश मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, प्रॉपर आ रही है। ओके ओके, थैंक यू। सो अभी एज पर मास्टर्स मुझे लेना है, स्पेसिफाई करना है या GST क्लासिफिकेशन के थ्रू लेना है, मैं हमें डिफाइन करना है। तो अभी मैं मास्टर्स के थ्रू ही जा रहा हूँ, और HSN भी मैं मास्टर्स पे जो मैंने आइटम मास्टर पे यहाँ पे डिफाइन किया है। आइटम मास्टर का मतलब जब मैंने यहाँ पे जो डिफाइन किया है, HSN डिफाइन किया है और GST डिटेल डिफाइन की है, मैं यहाँ से पिक करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ से नहीं पिक करना चाहता तो मेरे को स्पेसिफाई करना है वहां पे पर्टिकुलर जाके कि ये मैं सेल या परचेस के टाइम पर
क्या मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, क्या चीज अलग है, मास्टर से अलग कुछ है तो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, नहीं तो हम कैरी कर सकते हैं सेम चीज। ठीक है। सो अब यहाँ पे जैसे मैंने IGST वो है इनपुट GST एंड SGST रेगुलर, राइट। सो जब मैं इसको सेल प्रीव्यू देखूंगा, सो प्रीव्यू के टाइम पर ये ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें आपको शो कर देगा कि ये इनपुट का है और हमारा रजिस्ट्रेशन कर्नाटका का है, तो इस तरीके से ये शो कर देगा। यानी कि मैं हमारे पास इनवॉइस के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने ऑलरेडी सर, मैं एक क्वेश्चन डिफाइन पूछ किए सकती हुए हूँ? हैं। एक मिनट मैडम, वैशाली मैम को कंटिन्यू करने दीजिए, फिर आप पूछ सकते हैं। हाँ, इसमें क्या है कि हम लोगों ने ऑलरेडी जो सेल्स बिल बनाया है, जो यहाँ पे एड्रेस आएगा हमारा कंपनी का, वो भी हमारा जो है उस स्टेट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि हमने वाउचर टाइप में जाके रजिस्ट्रेशन को डिफाइन किया था। नहीं तो हमें हर बार ही क्या करना पड़ता है, हम ऑल्ट पी करते हैं, अगर हम लोग करते हैं तो हम मल्टी मेलिंग एड्रेस सेलेक्ट करते हैं, फिर प्रिंट आता है कंपनी का। तो इस सिनेरियो में क्या है कि हमने जो एड्रेस सेलेक्ट किए हैं स्टेट वाइज अपने GSTN में, वो हमने वाउचर टाइप पे सेलेक्ट कर दिए हैं। तो जैसे हमने प्रिंट किया है, अगर मैंने कर्नाटका का बिल बनाया तो मेरा कर्नाटका का एड्रेस आएगा, अगर मैंने दिल्ली का बिल बनाया तो मेरा दिल्ली कंपनी का एड्रेस आएगा। तो ये पर्पस है हमारा यहाँ पर कि रिलीज 3 में जो हमारा हम कहते हैं कि मल्टी GSTN हम एक ही कंपनी के अंदर मेंटेन कर पाते हैं। अभी तक हम क्या करते थे, सेपरेट स्टेट के अकॉर्डिंग कंपनीज क्रिएट करते थे, बट इस रिलीज में हमें सेपरेट कंपनीज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम एक ही कंपनी के अंदर अपना जो स्टेट के अकॉर्डिंग है, हमें अगर GSTR 1 करना है, 2 करना है, 3 भी करना है, तो हम एक ही कंपनी में उसको मेंटेन कर सकते हैं, और सेम इसी कंपनी से हम इनवॉइसेस भी सबको इशू कर सकते हैं। हाँ जी, बोलिए अब किसका? हाँ जी मैम, बताइए आपका क्या क्वेश्चन था। हेलो, हाँ जी बताइए। तेलंगाना की सीरीज ले रहे हैं और कंपनी हमारी कर्नाटका की है, तो लेकिन प्रिंट पे तेलंगाना नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम क्या तेलंगाना की सीरीज ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्रिंट पर आना चाहिए ना, अगर हम उस कंपनी का GST नंबर मेंटेन कर रहे हैं तो। नहीं मैम, एक्चुअली ये डेमो डेटा है वैसे भी ना, तो आप सही कह रहे हैं, GST रजिस्ट्रेशन जिसका होगा उसी का ही आएगा वो। तो यहाँ पे मैंने सीरीज ही इस टाइप से मेंटेन की हुई है कि वो डेमो डाटा ना, तो इस वजह से। हाँ, वो इस तरीके से डेमो डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कर्नाटका लिया है तो कर्नाटका ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, वो इस तरीके से ले सकते हैं। तो हम सबको यही सजेस्ट करते हैं कि आप वाउचर टाइप ही अलग अलग बनाएं, सो दैट इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक यूजर कर्नाटका का बिल तेलंगाना में बना सकता है, तो वाउचर टाइप अलग अलग रहेगा, उस पे आप फिक्स कर दीजिए। हम सबको यही सजेशन देते हैं। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर जी सर, मेरा इससे पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेटेड था, मैंने रेज भी किया था हैंड, बट कोई बात नहीं सर, बताइए। सर, हमारी कई परचेजेज होती हैं जो कि विद GST होती हैं, ठीक है, लेकिन जब हम उस बिल के अगेंस्ट जब हम स्टॉक रिटर्न करते हैं पार्टी को, ठीक है, तो पार्टी हमें जो बिल क्रेडिट नोट भेजती है वो इंक्लूडिंग GST करके भेजती है। ठीक है, तो उस केस में हमें उसके जो पार्टी को, ऑल्दो इट इज ए रजिस्टर्ड पार्टी, लेकिन हमें उसको अनरजिस्टर्ड में दिखाना पड़ता है। उसका भी कोई सॉल्यूशन होता है जी? क्यों नहीं, अगर वो पार्टी रजिस्टर्ड है और उसने, मान लीजिए आपका 100 रुपीज रेट है बट इंक्लूडिंग टैक्स है, लेट सपोज 88 रुपीज का वैल्यू था और 12 रुपए मेरा 12% था वैल्यू, ठीक है। तो टैली के अंदर इंक्लूडिंग तो ऐसा ही किया सर, 88 + 12, लेकिन जब उसने गुड्स रिटर्न किया तो उसने मेरे को 100 रुपीज के हिसाब से दिया, उसमें GST कहीं, इट इज इंक्लूडिंग ऑफ द GST। नहीं सर, जैसे ये जाएगा वैसे ही वापस आएगा ना, दिस इज द रूल ऑफ GST। अगर आप बट द कंपनी, दैट कंपनी टेक बैक द गुड्स in that manner only, so what should be the criteria for that?
Sir, for that purpose, you have to bifurcate the base value and GST. क्योंकि अगर आप sir, sorry for interruption. If I mean, because that bill is not reflected in the GSTR, because the GST they have not specified. नहीं, वो स्पेसिफाई नहीं कर रहे, डजंट मैटर सर, क्योंकि आपको क्रेडिट नोट डालना है तो डेफिनेटली आपका क्रेडिट नोट तो जीएसटी पे जाएगा ना। सर अगर मैं क्रेडिट नोट इस तरीके से डालता हूँ लेकिन तो वो मेरा जीएसटीआर में मिसमैच आ जाता है जी। नहीं 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 सर, टैली के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है इंक्लूडिंग का, सो उसके अंदर आप डालेंगे, लेट सपोज आप 100 डाल लीजिएगा, टैली अपने आप बाइफिकेट कर लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके भाई आपने 88 रुपए प्लस टैक्स दिया, 100 रुपए का बन गया, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उसने बोला जी मैं तो 100 रुपए वापस कर दिया, बात खत्म। जी 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 जी। तो आप टैली के अंदर एक ऑप्शन होती है इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स, उसमें 100 रुपए डालेंगे, जो आइटम के अंदर आपने जीएसटी रजिस्टर्ड किया होगा 12% है 18% है, उसके अकॉर्डिंगली वो उसको मैनिपुलेट करके अपने आप बेस वैल्यू ले आएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। वो ऑप्शन हम आपको बाद में बता देंगे। लेकिन सर दूसरी ये भी बता देना कि वो वाला बिल जो है वो जीएसटीआर के में क्रेडिट नोट में नहीं आता है जी। मे बी प्रवीण सर उन्होंने एज अ डिस्काउंट के फॉर्म में दिया होगा, तो उस ट्रांजैक्शन लेवल पे आप अनरजिस्टर्ड करके नहीं उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। नहीं, वो जीएसटी को इम्पैक्ट करेगा ना, एज अ अनरजिस्टर्ड करके आप ट्रांजैक्शंस को सेव कर सकते हैं। मैं यही कर रहा हूँ जी कि अनरजिस्टर्ड में ही करके सेव कर रहा हूँ, तो उसमें कोई गलत तो नहीं है जी? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, वो एज अ फॉर्म एज अ काइंड ऑफ डिस्काउंट उन्होंने प्रोवाइड किया होगा, तो आप ट्रांजैक्शन लेवल पे अनरजिस्टर्ड करके कर सकते हैं। ठीक, ग्रेटफुल टू यू फॉर द इंफॉर्मेशन। अच्छा ठीक है, ठीक है। इसी का और क्वेश्चन? और मेरा एक क्वेश्चन है, बताइए। जैसे हमारा वाउचर टाइप सेम है, सिक्योरिटी कंट्रोल का क्वेश्चन है, अगर मैं चाहती हूँ कि 2 पर्टिकुलर पर्सन है, एक कर्नाटका के एक तेलंगाना के हैं, तो क्या 2 लोगों को मैं अलग अलग आईडी पासवर्ड दे सकती हूँ? दे सकते हैं मैम, दे सकते हैं, और अलग अलग वाउचर टाइप भी दे सकते हैं। नहीं, अगर मेरा वाउचर टाइप सिंगल है, सेम डिफॉल्ट वाला सेल्स का वाउचर है, जैसे आप वाउचर सीरीज चेंज करते हैं, एक ही वाउचर टाइप है, तो क्या नहीं 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 वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको वाउचर टाइप अलग अलग बनाने पड़ेंगे दोनों के। भाई कर्नाटका का अलग है, दिल्ली का अलग है, दिल्ली वाले को दिल्ली का दीजिए, कर्नाटका वाले को कर्नाटका दीजिए, क्योंकि सेम में सीरीज बाइफिकेट सिक्योरिटी में नहीं होती है मैम। यस सर, बताएं। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर मैं एक चीज कहना चाह रहा था, जैसे कि हमारे क्या है कि मेरी 5 ब्रांचेस हैं एक ही जीएसटीएन पे। हाँ, अलग अलग जगह पे है वो 5 ब्रांचेस हैं, बट हमारा जीएसटीएन एक ही है। अब है। इसमें उससे तो अभी जैसे आपने अभी दिखाया कि वो पूरी कंपनी देख पा रहा है, जो भी कोई यूजर यूज करेगा वो तो पूरी कंपनी देख पा रहा है, किसी भी यूजर में डाल देगा। बिल्कुल ठीक है सर। तो उस पे कोई ऐसी कोई सिक्योरिटी है जिससे कि हम सिर्फ उसको वही ब्रांच दिखाई दे या वही स्टेट दिखाई दे जिसपे वो काम कर रहा है? सर देखिए, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं एक ही स्टेट में, सॉरी एक ही कंपनी के अंदर सभी स्टेट का काम करने के लिए, जी सर, आपका कंसर्न है कि आपका एक ही स्टेट में 5 अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो उसके लिए आपने अलग अलग डेटाबेस बनाया है या एक नहीं ही? सर, डेटाबेस तो मेरा एक ही है, ठीक है, बट अभी तो मैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि वाउचर की जो मैंने सीरीज बनाई है वो ब्रांच वाइज की है। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है सर, बट अभी मैं अगर इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने यहाँ पे, ठीक है, तो अभी क्या होता है कि अभी तो क्या वो बंदा कहीं भी एंट्री कर पाता है, क्योंकि मैडम से मेरी बात हुई थी लास्ट टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि सर अभी तो ऐसा कोई फीचर्स नहीं है कि इस पे आप सिक्योरिटी लगा सके। नहीं, आप एक काम कीजिए ना, अगर आपकी 5 ब्रांच हैं तो 5 अलग अलग वाउचर टाइप बनाइए और स्पेसिफाई कीजिए जो जिस ब्रांच का पर्सन है वो वही वाउचर टाइप पे वर्क कर पाएगा। बट सर ऐसा कुछ है तो प्लीज उसको आप बताइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल होगा सर, आप हमसे इस सेशन के बाद कनेक्ट कर लीजिएगा, हम करवा देंगे सर। ओके सर, ओके ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? प्रवीण जी, हाउ टू एक्टिवेट दिस मल्टीपल एड्रेसेस फॉर अ वेंडर? मल्टीपल एड्रेसेस, श्योर सर। हेलो, यस सर, मैं आपको दिखा रहा हूँ मल्टीपल एड्रेस। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आया, सेट ऑल्टर मेलिंग डिटेल्स। ये मेरा एक वेंडर है, संडी क्रिएटर है, तो यहाँ पे अगर हम यस करेंगे
तो यहाँ पे एड्रेस दिल्ली, एड्रेस पंजाब, एड्रेस हरियाणा, तो जैसे मैं अगर यहाँ पे दिल्ली का रखना चाहता हूँ तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। मल्टीपल जीएसटी नंबर्स हैं, वो हम लोग अलग-अलग Version is found in this only, this version 3, beta 3 version only. नहीं, ये प्रीवियस वर्जन्स में भी है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो F12 के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। आप F12 पे देखेंगे तो मल्टी मेलिंग डिटेल्स में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। हेलो। यस सर। प्रवीण जी हेलो। हाँ जी बताइए सर, बताइए। प्रवीण जी, हम लोग इसमें सेपरेट ट्रायल बैलेंस शीट निकाल सकते हैं स्टेट वाइज? नहीं सर, वो अभी हमने नहीं दिया। अभी वो है, उस पे स्कोप पे है, उस पे काम चल रहा है, बट अभी नहीं है सर। सर हेलो। यस सर, बताएं। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि वी आर इनटू द रिटेल बिजनेस। ओके। The volume of our invoices are not very heavy, but number of entries are very heavy. Right. In one bill, there could be even 100 items. Items are there. Correct. So, is there any possibility that to upload the bill automatically? From where? From Excel or from other software? I want to ask you how best we can do, because it consumes very long time for the. Correct, sir. The invoices that we get it in a form of a paper form, right? So Yes, we sir. have to take an image and then we can upload the data basically. That's what the question is. सर आप एक काम कीजिए, आप अपना नंबर चैट में दे दीजिएगा। ये एक्चुअली क्या है कि ये सेशन ही डिफरेंट है, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो डिफरेंट है, हम इसका सोल्यूशन दे देंगे आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चैट में डाल दीजिए, मेरे सबऑर्डिनेट आपका नंबर नोट कर लेंगे, फिर इस सेशन के बाद हम आपको कनेक्ट कर लेंगे। सर आपका शुभ नाम? परवीन कुमार शर्मा। अच्छा, ठीक प्रवीण जी, नंबर है मेरे पास आपका। ओके जी, ठीक है सर। ओके, एनी क्वेश्चन सर? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हमारे पास इतना ही है। जैसे बाकी एक बार बता दूं, जैसे जेबी के अंदर जब हम कोई एक्सपेंसेस डाल रहे हैं, उसमें भी इनपुट क्लेम करते हैं विदाउट आइटम, तो उस पे भी आप यहाँ पे स्टेट वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सभी वाउचर्स में दे दी गई है। तो वैशाली मैम, फॉर द जीएसटी रिटर्न, ओवर टू यू। हाँ, एक चीज और बता देते हैं प्रवीण सर। यहाँ पर अभी आपने देखा होगा रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर आता है जब हम वाउचर टाइप के अंदर मेथड सेलेक्ट करते हैं कि हमें मेथड जो है वो री नंबर लेना है या रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर लेना है। देखो, री नंबर में क्या होता है कि जैसे हम अभी भी हम लोग जैसे लेते हैं कि जो ऑटोमेटिक होता है, मतलब अगर मेरा 1 इनवॉइस बना है, उसके बाद 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, तो इस टाइप से वो सीक्वेंस चलता रहेगा। अगर मैं कोई बैकडेटेड में इनवॉइस बनाती हूँ तो क्या होता है, अगर मैंने री नंबर लिया है तो वो बैकडेटेड में अगर मैंने जाके कोई इनवॉइस बनाया तो वो क्या होता है कि वो मेरी नंबरिंग को डिस्टर्ब कर देगा। अगर मैंने कोई आज के डेट में इनवॉइस नंबर 4 बनाया है 3 तारीख में, अगर मैं बैक डेट में जाके वो कोई इनवॉइस बनाती हूँ तो वो क्या करेगा कि वो जो 1 तारीख को इनवॉइस बना है उससे नेक्स्ट वाला नंबर ले लेगा। तो इस केस में हमारी नंबरिंग क्या हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक बहुत अच्छा फीचर्स आया है रिटेन ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। इस केस में क्या होगा कि अगर मैं जाकर बैक डेटेड में भी कोई इनवॉइस हम लोग क्रिएट करते हैं तो मेरी जो नंबरिंग डिस्टर्ब नहीं होगी। जो आज मैंने इनवॉइस बनाया है, जो नेक्स्ट नंबर होगा वो नंबर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा मेरे बैक डेटेड में। अगर हम कोई भी वाउचर कैंसिल करते हैं, डिलीट करते हैं, तब भी मेरी नंबरिंग डिस्टर्ब नहीं होगी अगर हम ये वाला मेथड यूज करते हैं वाउचर नंबर से। एक ये बहुत अच्छा फीचर्स है, इससे हमारी क्या होगी कि वाउचर नंबर की जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी, वो कॉन्टिन्यूशन में चलती रहेगी। रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर, ये इसका बिहेवियर है। करेक्ट। 7, 8, 9, 9 को भी है। ठीक है। यस सर। यस सर। मेरा एक सवाल था सर, जैसे हम परचेज के वाउचर में जो HSN मैंडेटरी कर दिया, पहले 2.0 में नहीं था, ये 2. वर्जन में। ठीक है। अभी हम कोई भी रिको करते हैं 2A या 2B, तो उसमें क्या है ना, अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में शो करता है। उस पे सर उस पे आ रहे हैं अभी 2A 2B पे आ रहे हैं, तो अभी हम उस पे नहीं आए हैं। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, फिर उसके बाद हम रिकंसिलिएशन पे आ रहे हैं। हाँ, ये था मेरे को। स्टेट जो एडजस्टमेंट करते हैं ना, वो भी उसी में बताया जाएगा। हाँ हम बता रहे हैं।
ठीक है, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? वैशाली मैम, ओवर टू यू। ये बताइए, छोटा सा और सवाल था, हम रीयूज कर सकते हैं जो हमारा जैसे हमने कोई डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद में नेक्स्ट वाउचर एंटर करेंगे तो उसको हम रीयूज कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। उसके लिए कैसे? नहीं, डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद आप क्या चाहते हैं कि डिलीट कर जैसे दिया? कोई सीरियल नंबर, जैसे कोई बिल था, बिल डिलीट हो गया, डिलीट के बाद में अगर हम वाउचर नेक्स्ट क्रिएट वाउचर बनाएंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा, हम प्रीवियस नंबर को रीयूज कर सकते हैं? सर जो वो डिलीट हो गया वो तो सीक्वेंस हट गई ना। करेक्ट, सीक्वेंस तो हट गई ना। जो सीक्वेंस हट गई, जो मेरा कहने का मतलब जैसे 5 नंबर हमने कैंसिल किया अब या डिलीट किया, उसको हम दोबारा से 5 नंबर को रीयूज कर सकते हैं उसी डेट में? और अगर आपने 5 नंबर कैंसिल किया है तब आप यूज कर सकते हो, अगर आपने उसके ऊपर इनवॉइस आपका एप्लीकेबल नहीं है। अगर इनवॉइस भी कैंसिल हुआ है तो उस केस में, अगर आपने सीरीज भी कैंसिल कर दिया तो उस केस में आप रीयूज नहीं, इनवॉइस में तो कैंसिल करना जो वो हो गया, पर क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इनमें भी मैंडेटरी होगा क्या? बिल्कुल सर, उस केस में भी है। अगर आपने कैंसिल किया है, इनवॉइस से रिलेटेड कुछ भी आपका डाटा इस टाइप से नहीं है तो आप रीयूज कर सकते हो। अगर आपने डिलीट किया तो वो सीक्वेंस आपको दोबारा नहीं मिलेगी। ओके ओके, ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है प्रवीण सर? हाँ जी, हाँ जी, आपकी स्क्रीन विजिबल है मैम। ठीक है। अब देखिए सर, एक रिलीज 3 में बहुत अच्छा फीचर्स आया है, GSTR 2B रिको। पहले हमारे पास GSTR 2A था, अब हमारे पास टैली ने जो है वो GSTR 2B का भी ऑप्शंस दे दिया है। इस ऑप्शन में क्या होता है कि आपको पता होता है कि अगर मेरे किसी वेंडर ने रिटर्न फाइल नहीं की है स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, तो हम लोग क्या है कि उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकते अपनी रिटर्न में, करंट मंथ में इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। वो फिर हमें इनपुट क्या होता है कि नेक्स्ट मंथ में मिलता है। तो ये इसी टाइप से है, क्योंकि उसके अंदर हमारा इनपुट का जो अमाउंट है वो 2B में फिर रिफ्लेक्ट नहीं करता। 2A में तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर सपोज मैंने अप्रैल की मेरी रिटर्न है, मेरे वेंडर ने रिटर्न फाइल नहीं किया, उन्होंने मई में रिटर्न फाइल किया है, मेरी बुक्स में पूरे इनवॉइसेस अप्रैल में बुक है, तो हम उसको क्लेम नहीं कर सकते। वो मुझे जाके फिर नेक्स्ट मंथ में ही क्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे 2B में रिफ्लेक्ट ही नहीं करेंगे अप्रैल के मंथ में। तो इसी वजह से यहाँ पर हमें टैली में बहुत रिको में प्रॉब्लम होती थी। जो 2A में तो पूरा डाटा आता था, 2B में वो नहीं आता था। तो टैली ने 2B का ऑप्शन दिया है। तो ये 2B की स्क्रीन है। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जेसन डाउनलोड करना पड़ेगा GSTN के पोर्टल पर। हमने जैसे GSTN के पोर्टल पे जेसन डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद ये हमारे पास गेटवे ऑफ टैली है। हमने डिस्प्ले किया, यहाँ पर स्टैट्यूटरी रिटर्न्स में गए, यहाँ पे ऑप्शन है GSTR 2B रिकंसिलेशन। हमने इस पे एंटर किया, मेरे पास ये मंथ ओपन हो गया। हम लोग इंपोर्ट पे जाएंगे, हमें जेसन को कॉल करना है, जो हमने जेसन जो है GSTN के पोर्टल से कॉल किया है। हम लोग GSTR रिटर्न में गए, यहाँ पर भी मेरे पास स्टेट के अकॉर्डिंग जो मैंने अपनी कंपनी में स्टेट मेंटेन कर रखे हैं, तो स्टेट के अकॉर्डिंग मेरे पास वो पूरा रजिस्ट्रेशन की लिस्ट दिखाएगा कि मुझे 2B किस स्टेट का इंपोर्ट करना है। अब जैसे मुझे कर्नाटका का इंपोर्ट करना है तो मैंने कर्नाटका सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे टाइप सेलेक्ट कर दिया कि मुझे 2B इंपोर्ट करना है, और हम लोग यहाँ पर मार्क्स मेंशन कर देंगे जहाँ पर मेरा जेसन रखा हुआ है। मैम सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से डेस्कटॉप पे आप जाइए, डेस्कटॉप सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से। मैम डेस्कटॉप सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। डेस्कटॉप पे जाइए। हाँ सर है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में, आप एक बार सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाइए। शायद आवाज नहीं जा रही है। मैम दोबारा पे बैक करिए और डेस्कटॉप पे जाइए। मैम डेस्कटॉप पे एड फाइल, डेस्कटॉप एंटर, बस हाँ जी ये करिए बस। ठीक है, ये मेरी फाइल का नाम है, ये जो मैंने जेसन पोर्टल से डाउनलोड किया है। तो ये जैसे मेरे पास जेसन मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, लास्ट वाली जो भेजी थी आपने। एक मिनट प्लीज, म्यूट एवरीवन, प्लीज म्यूट एवरीवन। इसका बन रहा है ना बिल। तिलक जी आप प्लीज अपना म्यूट करेंगे। शायद बन गया, आई थिंक वो भेज। हेलो
तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे जेसन को इंपोर्ट किया, यहाँ पे मेरे पास ट्रांजेक्शन्स आ गई, टोटल ट्रांजेक्शन्स प्रोसीडेड कितनी है 57 प्रोसीडेड, और मेरी इंपोर्ट भी कितनी हो गई है 57 ही इंपोर्ट हो गई है। अगर मेरी कोई ट्रांजेक्शन से इंपोर्ट नहीं होती है, उसमें एरर आता है, तो नीचे एक एरर का लॉग भी दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो जैसे मैंने इंपोर्ट किया उसने मुझे यहाँ पर सेपरेट सेक्शंस के अकॉर्डिंग मुझे डाटा बाइफिकेट कर दिया है कि मेरे अनरिकंसाइल में कितनी ट्रांजेक्शन्स है, मेरे मैच्ड में कितनी ट्रांजेक्शन्स है, अवेलेबल ओनली बुक्स में कितनी ट्रांजेक्शन्स है, पोर्टल में मेरी कितनी ट्रांजेक्शन्स है, मिसमैच रिटर्न में कितनी ट्रांजेक्शन्स है। तो इस टाइप से यहाँ पर अलग अलग मेरे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स जो है वो कैप्चर हो गई हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो भी मेरी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स है, हमें अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स को रेक्टिफाई करना होता है, क्योंकि वो अभी मेरे जो नीचे वाले सेक्शन पे वो इम्पैक्ट नहीं डाला है उसने। तो देखिए जैसे ही हमने ये किया, यहाँ पर कुछ ऐसे है कि जो कि टैक्स अमाउंट मॉडिफिकेशन ट्रांजेक्शन्स की वजह से कुछ एरर हैं। तो अगर मुझे लगता है कि नहीं ये एरर ठीक है, हल्का सा डेसिमल में डिफरेंस है या कुछ डिफरेंस है, तो हम इसको नॉर्मल एक्सेप्ट भी करवा सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसको एक्सेप्ट एज इट इज कर दिया, तो मेरी इस वाली बकेट से जो है वो ट्रांजेक्शन्स यहाँ से रिमूव हो गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि यहाँ पर मुझे पूरा बाइफिकेशन मिल जाएगा कि मेरी टोटल कितनी ट्रांजेक्शन्स है। यहाँ पे B2B के अकॉर्डिंग है, मेरा डेबिट नोट के अकॉर्डिंग है। तो जैसे हम लोग B2B में मैंने एंटर किया, ये मुझे सारी पार्टी वाइज यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स व्यू हो रही हैं कि मेरी ये पार्टी है, इस पार्टी की 1 ट्रांजेक्शन्स है, इस पार्टी की मेरी 16 ट्रांजेक्शन्स है जो कि मेरे बुक्स में है। जो ब्लैक वाली ट्रांजेक्शन्स है, जो ब्लैक में हाईलाइट है, मतलब वो मेरी बुक्स की ट्रांजेक्शन्स है। और जो यहाँ आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं मैम की वॉइस तो अच्छा, थोड़ा सा आप लोग हाई कर लीजिए वैशाली मैम एक बार, या हाँ अब ठीक है। हेलो, अब ठीक है? यस मैम। ठीक है, जो ब्लैक कलर में यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स शो हो रही हैं वो मेरी बुक्स की ट्रांजेक्शन्स है। जो यहाँ ब्लू में आ रही हैं वो मेरी पोर्टल की ट्रांजेक्शन्स है, जो हम लोगों ने अभी जेसन को इंपोर्ट किया है। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि जो सूरज एंटरप्राइजेस है, मेरी बुक्स के अंदर जो उसके कितने वाउचर्स है 16 वाउचर्स है, जबकि पोर्टल के अंदर कितनी ट्रांजेक्शन्स है 20 ट्रांजेक्शन्स है। सेम ऐसे आदर्श एंटरप्राइजेस की 11 ट्रांजेक्शन्स मेरी बुक में है और 11 ही मेरी पोर्टल के डाटा में है। जो GSTN से हमने डाटा कॉल किया उसमें भी सेम 11 है। तो ये मेरा यहाँ पे पार्टी वाइज व्यू हो जाता है कि मेरी पार्टी वाइज टोटल कितनी ट्रांजेक्शन्स मेरी बुक्स में है और कितने ट्रांजेक्शन्स हम लोगों ने जेसन कॉल किया है। अब देखिए यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन है वाउचर वाइज। जैसे हम लोग यहाँ पे वाउचर वाइज में क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर उसने ऑटोमेटिक सब सेक्शंस के अकॉर्डिंग डाटा बाइफिकेट कर दिया कि मेरे मिसमैच ट्रांजेक्शंस कितनी हैं, मेरे मिसमैच इन रिटर्न पीरियड में कितनी ट्रांजेक्शंस है, अवेलेबल ओनली इन बुक्स में कितनी ट्रांजेक्शंस है, पोर्टल में कितनी ट्रांजेक्शंस है। तो इस टाइप से यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है जो मेरा बुक्स का और पोर्टल की वैल्यू का। ये सारी ट्रांजेक्शंस रिकंसाइल्ड में है, तो ये यहाँ पे रिकंसाइल के सेक्शन में आ गई है। और जो ट्रांजेक्शंस खाली अभी अनरिकंसाइल है या मिसमैच है वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि अनरिकंसाइल है या मिसमैच है। अब देखिए यहाँ पर ये मेरे जो मेरे ये एक ट्रांजेक्शंस है जो ये मिसमैच में यहाँ पर आ रहा है कि उसमें अमाउंट भी सेम है और जो है यहाँ पे देखिए इसकी टैक्सेबल वैल्यू सेम है, CGST सेम है, SGST सेम है, उसका इनवॉइस नंबर 109 मेरी बुक्स में है और जो हमने जेसन में कॉल किया था वो भी 109 है। टैक्सेबल वैल्यू मैच है, बट यहाँ पर हल्का सा टैक्स में फर्क है। CGST में देखिए 100 रुपीज का फर्क है और यहाँ पे टैक्स अमाउंट में भी 100 रुपीज का फर्क है, जिस वजह से यहाँ पे ट्रांजेक्शन मिसमैच आ रही है। तो हम यहाँ पर एंटर करके उस जो डाटा को हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसको रेक्टिफाई करते हैं तो हमारी ये जो ट्रांजेक्शंस है वो मिसमैच से हटके वो रिकंसाइल में देखिए आ गई, ये यहाँ पे रिकंसाइल में पहुंच गई। तो इस टाइप से जो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ पर अपने डाटा को जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए जैसे ये मिसमैच इन रिटर्न पीरियड है, मींस हो सकता है कि जो मेरी ट्रांजेक्शंस है वो मैंने अपने बुक्स में सितंबर में बुक की है, बट जेसन के अंदर वो ट्रांजेक्शंस कहाँ पर है मेरी अगस्त के मंथ में। मतलब यहाँ पे रिटर्न पीरियड मिसमैच हो गया है क्योंकि मुझे इनपुट तो अगस्त में मिला जबकि मैंने बुक्स में अपना कब बुक किया है वो सितंबर के मंथ में बुक किया है। तो इस टाइप की ट्रांजेक्शंस को हम मैनुअल भी मैच कर सकते हैं।
तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सेट जीएसटी स्टेटस। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि ये मिसमैच है, रिकंसाइल है, एक्सक्लूड करना है इसको। तो मैं यहाँ पे इसको रिकंसाइल करूंगी। ये मेरी ट्रांजेक्शन तो रिकंसाइल है, मुझे इनपुट तो इसका क्लेम करना ही है, तो यहाँ पे हमने इसको रिकंसाइल कर दिया। तो देखिए जैसे मैंने इसको रिकंसाइल कर दिया, रिकंसाइल करने के बाद इसने मुझे दिखा दिया कि हमने जो ये ट्रांजेक्शन रिकंसाइल की है ये मैनुअल रिकंसाइल की है, ये ऑटो रिकंसाइल नहीं हुई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जीएसटी स्टेटस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर उसको रिकंसाइल किया है। तो ये जो भी ऊपर की सारी ट्रांजेक्शन है जो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिकंसाइल दिखाया है, ये इसने ऑटोमेटिक पैरामीटर के बेस पे इसको रिकंसाइल करके रिकंसाइल के सेक्शन में दिखा दी है। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको अलग अलग जो ट्रांजेक्शन्स है यहाँ पर है वो आपको यहाँ पे व्यू होती रहेंगी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना डाटा मैच करना है। अगर आपको इनवॉइस नंबर में लगता है कि ये डिफरेंस है तो आप उसको ठीक करोगे, तो अगर लगता है आपको इनवॉइस वैल्यू में डिफरेंस है तो आपको यहाँ पर प्रॉपर ट्रांजेक्शन्स मिलती रहेंगी। अब देखिए कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ पोर्टल में होती हैं और टैली में नहीं होती, हमें बुक्स में नहीं लेना होता है, बट वो अवेलेबल ऑन पोर्टल पे तो दिखाएगा, बट हमें क्या करना होता है, बट वो जैसे हम जीएसटीआर 2 भी ओपन करेंगे वो फिर हमें यहाँ पर फिर दिखा देगा कि ये आपके पोर्टल पे अवेलेबल है, आपने इसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं दिया। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि जो ट्रांजेक्शन्स पोर्टल पे है हमें उसको नहीं लेना है, मतलब हम उसका इनपुट क्लेम नहीं करना चाहते, तो हम जेसन वाली वो ट्रांजेक्शन्स यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमने किया अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल, हमने यहाँ पे एंटर किया, देखिए यहाँ पे ये सूरज एंटरप्राइजेस के ये कुछ ट्रांजेक्शन्स है, तो मुझे लगता है कि मुझे इसका इनपुट क्लेम नहीं करना है, पर जब भी मैं अगर जेसन कॉल करूंगी ये मुझे दिखाएगा कि अवेलेबल ऑन पोर्टल। तो अगर हमारे ऑडिटर देखेंगे या फिर हमारे सीनियर्स देखेंगे, वो तो यही कहेंगे कि भाई ये पोर्टल में अवेलेबल है, आपने अभी तक इनपुट क्यों नहीं क्लेम किया। नहीं, अगर इनपुट क्लेम नहीं किया तो ये ट्रांजेक्शन हमें यहाँ से रिमूव होनी चाहिए 2B में से। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके हमने यहाँ से इसको ऑल्ट डी कर दिया। तो ऑल्ट डी करने के बाद हमने इस ट्रांजेक्शन को डिलीट कर दिया, क्योंकि ये मेरी रिटर्न के लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये इनएलिजिबल इनपुट है, मुझे इसको क्लेम नहीं करना है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे 2B में मुझे बार बार दिखती रहे। तो अब देखिए जैसे हम लोगों ने यहाँ से डिलीट कर दी, तो मुझे यहाँ पर जो अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल था वो यहाँ से ट्रांजेक्शन रिमूव हो चुकी है। तो इस टाइप से हम अपना डाटा पूरा स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अगर प्रॉपर आपका डाटा रिकंसाइल होगा तो वो ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा, अगर आपका डाटा रिकंसाइल नहीं होगा तो अगर आपको लगता है कि आपको मैनुअल एक्शन लेना है उसके ऊपर, तो यहाँ पर टेली ने ऑलरेडी सेट जीएसटी स्टेटस दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर आप जाकर मैनुअल एक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जैसे लगता है कि कुछ आपकी ऐसी ट्रांजेक्शन, जैसे हम ये बात करते हैं कि सूरज एंटरप्राइजेज है, हो सकता है कि इस कस्टमर ने जो रिटर्न है वो मेरी अगस्त के मंथ की रिटर्न सितंबर में फाइल की होगी, तो आपको पता है अगर सितंबर में फाइल की है तो मेरे को अगस्त में इनपुट नहीं मिलेगा, तो ये मेरी ट्रांजेक्शन सितंबर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है सेट इफेक्टिव डेट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये रिटर्न इफेक्टिव डेट पे क्लिक किया, मैं चाहती हूँ कि ये ट्रांजेक्शन्स मुझे सितंबर मंथ के जीएसटीआर 2B में व्यू हो। सिर्फ ये ट्रांजेक्शन्स 2B में व्यू होगी, आपकी ट्रांजेक्शन्स की डेट चेंज नहीं होगी, बुक्स में आपकी ये 1 अगस्त को ही रहेगी, बट इनपुट पर्पस से ये आपको 1 सितंबर में व्यू होगी। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर किया, ये ट्रांजेक्शन्स अगस्त की रिटर्न से मूव होकर वो मुझे सितंबर की रिटर्न में व्यू होगी। क्यों? क्योंकि मैं इसका इनपुट सितंबर में लूंगी, मेरे जो वेंडर ने रिटर्न है वो टाइम पे फाइल नहीं की है, जिसकी वजह से मुझे अगस्त के मंथ में इसका इनपुट नहीं मिल पाया है, तो इसलिए मैंने ये ट्रांजेक्शन सितंबर में व्यू कर दी। बट आपके डाटा में, आपके टैली के अंदर वो ट्रांजेक्शन अगस्त के मंथ में ही रहेगी, सिर्फ आपको व्यू जो इनपुट का व्यू है वो आपको सितंबर में व्यू होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग जो भी हमें वर्किंग करनी है 2B के ऊपर वो हम यहाँ पर वर्किंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ये बेसिस ऑफ वैल्यू का भी ऑप्शन है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पर सिर्फ अनरिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शंस दिखे या फिर रिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शंस दिखे, तो हम उस टाइप से यहाँ पर
फिल्टर भी लगा सकते हैं। अभी मैंने जैसे ऑल ट्रांजेक्शंस फिल्टर लगाया हुआ था तो मुझे सारी ट्रांजेक्शंस व्यू हो रही थी। मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ मिसमैच ही दिखनी चाहिए, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ मिसमैच वाली की ट्रांजेक्शंस व्यू होगी। तो इस टाइप से हम यहाँ पर व्यू भी चेंज कर सकते हैं कि मुझे कौन सी ट्रांजेक्शंस चाहिए। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ वो ये दिखाए कि डिफरेंस दिखाए कि मेरे बुक्स में कितने अमाउंट का डिफरेंस है और पोर्टल में कितना डिफरेंस है, तो हम उस टाइप से भी यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पर मुझे उसने दिखा दिया कि मेरी बुक्स में भी ये डिफरेंस है और पोर्टल में भी ये डिफरेंस है। तो इस टाइप से यहाँ पे अलग अलग फिल्टर लगे हुए हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जब हम वेंडर का बिल बुक करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग जैसे हैश लगा देते हैं या फिर हाइफन लगा देते हैं परचेज बिल एंटर करते टाइम। तो उस केस को भी टैली ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है। जैसे मैं आपको एक ट्रांजेक्शन दिखाती हूँ, जैसे ये यहाँ पे है, मैंने ये यहाँ पर बुक्स में है SRJ/101 इस टाइप से है। हो सकता है मेरे वेंडर ने जो मुझे दे रखा है वो SRJ-101 दे रखा है। तो जो कुछ स्पेशल करेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से तब भी डाटा मिसमैच में आ जाता है, तो टैली ने वो भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है कि हम लोग स्पेशल करेक्टर्स को इग्नोर कर सकते हैं। तो वो हम कहाँ से इग्नोर कर सकते हैं स्पेशल करेक्टर्स को? हम लोग कंपनी के फीचर्स में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस है। जब हम जीएसटी एनेबल करते हैं, जीएसटी एनेबल करने के बाद F12 करने के बाद यहाँ पर हम ये हमारे पास ऑप्शंस है कि अगर सपोज 0 की जगह O लगा हुआ है या फिर सॉरी या फिर जैसे इनवॉइस नंबर से पहले 0 लगा हुआ है, मेरी बुक्स में 0 नहीं लगा हुआ है, तो उस टाइप से भी हम ये इग्नोर कर सकते हैं, प्रीफिक्स को इग्नोर कर सकते हैं। जैसे ये स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था कि मैंने हाइफन लगा दिया है या स्लैश लगा दिया है, तो उस वजह से भी वो सारे के सारे बिल्स जो है वो मिसमैच की विंडो में जाके खड़े हो जाते हैं। तो हम टैली ने यहाँ पे वो ऑप्शन भी दिया कि हम इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं। तो जैसे हम इस चीज को इग्नोर करेंगे तो जो भी मेरा डाटा अगर इसकी वजह से मिसमैच में गया है, हाइफन की वजह से, स्लैश की वजह से मिसमैच में गया है, तो वो ऑटोमेटिक सारे वो रिकंसाइल की बकेट में आ जाएंगे। तो ये भी यहाँ पर जो है वो एरर हैंडलिंग है इस टाइप से। तो यहाँ पे जो भी अगर उसमें है कि प्रीफिक्स की वजह से या स्पेशल करेक्टर की वजह से आपके बुक्स में कुछ मिसमैच में ट्रांजैक्शंस हैं, तो वो सारी ऑटोमेटिक रिकंसाइल में हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा 2B के ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं। ऐसे 2B के डेबिट नोट भी हैं यहाँ पर कि जो भी डेबिट नोट है वो डेबिट नोट की बकेट में आ जाएंगे। सेम वैसे ही है कि पहले तो हमें पार्टी वाइज दिया हुआ है, अगर हमें वाउचर वाइज लेना है तो यहाँ पे ये वाउचर टाइप जो है वाउचर वाइज ऑटोमेटिक यहाँ पर व्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है वो टैली ने फीचर्स भी दे रखे हैं, F12 के ऊपर फीचर्स भी दे रखे हैं। जैसे हमने F12 किया, अगर आपको यहाँ पे पार्टी का GST देखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है, आप यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है वो यस भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट पूरी डिटेल भी आपको व्यू हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिख गया है कि आपने अपने बुक्स में पार्टी का GST नंबर क्या लिया हुआ है और पोर्टल पे क्या है पार्टी का GST नंबर। तो ये प्रॉपर यहाँ पे पूरा डाटा इस टाइप से आपको व्यू हो जाता है। इसमें आपके टैक्सेबल वैल्यू जो भी है, टैक्सेस अमाउंट, टोटल इनवॉइस अमाउंट, तो ये पूरा डाटा आपको व्यू हो जाएगा। सेम ऐसे ही आप यहाँ पर भी B2B में भी सेम इसी टाइप से आप वाउचर वाइज में जाके आप प्रॉपर जो कॉन्फ़िगरेशंस के फीचर्स हैं यहाँ पर आप पूरे फीचर्स को एनेबल कर सकते हैं। और एनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर जो है एग्जैक्ट प्रॉपर डिटेल दिख जाएगी कि पार्टी का GST नंबर क्या है और कौन सा रिटर्न है, इफेक्टिव रिटर्न की डेट क्या है, वाउचर नंबर क्या है। तो इस टाइप से आपको पूरा डाटा व्यू हो जाएगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन इसके ऊपर तो आप पूछ सकते हो। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, कैन आई आस्क? हाँ या श्योर। जैसे अवेलेबल ओनली इन बुक्स में जो डेटा आ रहा है, हमने उससे उसकी जैसे सूरज एंटरप्राइजेस का ओनली अवेलेबल इन बुक्स आ रहा है, हमने इसे इफेक्टिव डेट इसकी हमने सितंबर सिलेक्ट कर ली। बिल्कुल करेक्ट। तो उसके बाद दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सितंबर की जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो पहला क्वेश्चन तो ये सितंबर की 3B में ऑटोमेटिकली विजिबल होगा ये क्रेडिट हमारा?
बिल्कुल सर, क्योंकि वो 2B में ऑटोमेटिक आ जाएगा ना। हाँ, और सपोज अगर उस महीने भी उन्होंने रिटर्न नहीं भरी और उस महीने के भी 2B में अगर नहीं आया, तो आप दोबारा इफेक्टिव डेट चेंज कर सकते हो आगे। ऑलराइट। आप अच्छा, हम extend कर मल्टीपल, सकते हो। हम उसे हर बार आगे खिसका सकते हैं, यू मीन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये सेलेक्ट किया मैंने, ये सितंबर का मंथ था तो मैंने सेट इफेक्टिव डेट किया, मैंने इसको आगे अक्टूबर में कर दिया तो ये अक्टूबर में चला गया। ओके ओके, सर ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि जैसे हमारा मंथली है और सामने वाली पार्टी का तो हाँ जी। क्वार्टरली है, क्वार्टरली एग्जैक्टली। वो तो ओके। क्वार्टरली एक क्वार्टर के बाद फिल करेगा। तो उस केस में आप उसके अकॉर्डिंगली, अगर आपको पहले से ही पता है कि ये पार्टी मेरे को 3 महीने बाद ही रिफ्लेक्ट होना है इसका बिल, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको तो आगे मतलब आप मैं जब भी मैं 3B खोलूंगा, चाहे मेरी डेट वो अगस्त की है, मुझे वो रिस्पेक्टिव मंथ में ही दिखेगी 3B रिपोर्ट। करेक्ट सर, करेक्ट सर, करेक्ट। ठीक है, ठीक है। तभी सर यहाँ पे देखिए पार्टी वाइज व्यू है, क्योंकि पार्टी से ही आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये मेरी पार्टी क्वार्टर में रिटर्न फाइल करती है या फिर ये मेरी पार्टी मंथली रिटर्न फाइल करती है। तो आपको लगता है कि मेरी पार्टी क्वार्टर में रिटर्न फाइल करती है, आपने यहाँ पर इसी पार्टी का ओपन किया और यहाँ से इसकी इफेक्टिव डेट चेंज कर दी सारी ट्रांजेक्शन की। गॉट इट। और अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल आ रहा था, जो आपने उसमें कुछ चेंज करा है, उसमें अगर बाई चांस हमसे बुक होना रह गया और वो जेन्युइनली हमारे पास बिल था, हमने बुक नहीं करा, पर 2B में आ रहा है ओनली अवेलेबल ऑन पोर्टल, वो हमने बुक करना है, तो हम यहीं से भी उसको डायरेक्टली बुक कर सकते हैं ना? उसका क्या? पर आपको वाउचर एंट्री डालनी पड़ेगी, ये नहीं कि आप इसी, हाँ वो आपको प्रॉपर जैसे आप परचेज की एंट्री डालते हो आपको वो वाउचर एंट्री करनी पड़ेगी। नहीं, वो आप ये सोच रहे हैं कि पोर्टल पे जो आए उसी को एंटर मारे और जो वो ये बच्चे ब्लू वाला जल आ जाए। रहा है नहीं सर, नहीं, वो नहीं हो पाएगा। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। मैंने क्वेश्चन है, अगर हमारी कोई पार्टी हमारे पास लेजर ही नहीं है बट वो हमारे 2B में शो कर रहा है। एक क्वेश्चन था मेरा। नहीं, एक मिनट सर, पहले उनका सर का क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं। यस सर, कंटिन्यू। सर मैं कह रहा था, अगर कोई हमारी 2B पे कोई डेटा में कोई नई पार्टी आई है बट हमारे पास उसकी डिटेल्स नहीं है या कोई बिल नहीं आया हमारे पास किसी भी रिगार्ड से, तो क्या वो इस पे शो करेगा या ओनली वही लेता जो हमारे इसमें बिल्स हैं, या जो हमारे टैली में लेजर बने हुए हैं ओनली उनकी इंफॉर्मेशन इसमें आएगी? नहीं सर, अभी आपने देखा अवेलेबल ओनली इन बुक्स में आ रहा था, तो वो डेटा वही डेटा है जो मेरी बुक्स के अंदर नहीं है। वो नहीं, मेरा क्वेश्चन मैडम दूसरा है कि वो लेजर मेरी बुक्स में ही नहीं है, पार्टी नहीं है वो मेरी। वही बात कर रही है मैडम कि पार्टी नहीं है लेकिन वो फिर भी दिखाएगा यहाँ पे। ओके। और दूसरा इसमें एक और क्वेश्चन आता है, एक RCM का आता है मैडम, रिवर्स चार्ज का। जब हम RCM का इनपुट तो मैम नेक्स्ट मंथ लेना होता है बट पेमेंट तो इसी मंथ जाती है, लेकिन वो 3B के अकॉर्डिंग तो वो इसी मंथ उसको कंसीडर करता है। सर देखिए, मंथ में क्रेडिट मिलता है। रिलेशन है 2B में RCM की कोई ट्रांजैक्शंस नहीं आती, वो आप जैसे हैंडल कर रहे हो वो वैसे ही हैंडल रहेगा। करेक्ट। ये तो सर वो है जो इनपुट आप पोर्टल से ले रहे हैं, RCM तो आप खुद ही कर रहे हैं ना। नहीं सर, इसमें 2B कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जो रिटर्न्स में दिखाती है कि मैंने इसको RCM में दिखाया है। अच्छा, कुछ पार्टीज हैं मेरे पास RCM का क्रेडिट सेम मंथ में मिल जाता है, आपको नेक्स्ट मंथ में लेने की जरूरत नहीं, आप सेम मंथ में क्रेडिट ले सकते हो उसका। ले सकते हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तो आपने पहले पे होता किया था। और उसका, हाँ वो तो आपने पे करोगे तो आपको उसी मंथ ऑटोमेटिक क्रेडिट मिल जाता है। ओके। बट लेकिन मैडम कुछ जगह सीए कहते हैं ना कि इसको नेक्स्ट मंथ लो, आपने इसी मंथ तो पे किया, इसी मंथ आप इसको कंसीडर कर लोगे। मैं नहीं, वो सर्विस टैक्स एरा में होता था, जीएसटी में सेम मंथ में ही मिलता है। थैंक यू मोहित सर फॉर अपडेशन। वेलकम। हेलो। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसे सेल्स की एंट्री हमने 2000 मतलब 18 और 19 में हमने की हुई थी जीएसटी की जनरल, बट वो सारी मतलब एंट्री मेरी जनरल में है, तो उसमें हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी? क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, आई थिंक उनका नेटवर्क चला गया। वैशाली और पंकज जी, you have deleted some of the line items from this the documents which is available in 2B, right? You have deleted the documents, right? Maybe the case these documents we have entered in future date.
What is the purpose of deletion? Sir, I have deleted only that item, that line items which was only available on the portal. Right. जो मुझे लगता था कि मुझे इसको इनपुट कंसीडर नहीं करना है, वो अननेसेसरी अवेलेबल ऑन पोर्टल पे व्यू होता है, तो मैंने उस लाइन आइटम को डिलीट किया है। मुझे लगता है कि ये मुझे इनपुट क्लेम ही नहीं करना है। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती है कि जिसका हम इनपुट क्लेम नहीं करना चाहते, तो मैंने उस जेसन की ट्रांजैक्शंस को डिलीट किया है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपने डिलीट कर दिया, वो अब दोबारा आपको चाहिए, तो आप दोबारा से जेसन कॉल कर लोगे तो दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जो मैं डाटा जो मैं डिलीट कर दूंगा, जो डाटा मैं डिलीट कर दूंगा। हेलो प्रवीण सर। हाँ 1 मिनट सर, उनका क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 1 मिनट प्लीज। हाँ सर अभिषेक जी बताइए क्या कह रहे थे आप? मैं आशीष बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा था आशीष मैंने डाटा डिलीट किया, राइट? डिलीट करने के बाद क्या वो 3B के लिए बाय डिफॉल्ट इनएलिजिबल क्रेडिट में ले जाएगा? नहीं सर, उसको या तो आप एक्सक्लूड, देखिए वो जेसन की ट्रांजैक्शंस थी जो आप जिसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हो, वो आप अपने जो टेली के डाटा पे आप एक्शन ले सकते हो, वो तो आपने जेसन में आई है ना, वो तो आपकी ट्रांजैक्शन, आपको उस ट्रांजैक्शंस को अपने बुक्स में बुक ही नहीं करना है। हेलो, क्वेश्चन तो रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा। अरे सर ऑफ दिस क्वेश्चन, सपोज जो एंट्रीज का मुझे इनपुट नहीं लेना वो तो हमने डिलीट कर दी है, हटा दी। सर एक मिनट, आपको यहाँ पर सर एक मिनट मैं यहाँ कुछ करेक्ट करूंगी। जो एंट्रीज का इनपुट मतलब अगर वो मेरी बुक्स में बुक है एंट्रीज, आप उसकी बात कर रहे हैं? मेरी बुक में कुछ एंट्रीज अवेलेबल नहीं है। इट्स केम टू माय नॉलेज के मेरे पास ये बिल्स थे जो मुझे करने हैं या मैं बुक करने से छोड़ चुका हूँ, मेरे पास बिल रिसीव नहीं हुए हैं। लेटर और नेक्स्ट मंथ मुझे वो बिल मिल जाते हैं और मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि हाँ इस बिलों का जो इनपुट है वो मुझे नेक्स्ट मंथ लेना है। जैसे मैं अपनी बुक्स में इफेक्टिव डेट चेंज करके बुक बिल्स का आगे के लिए ट्रांसफर कर सकता हूँ, क्या इनको भी मैं आगे ट्रांसफर इफेक्टिव डेट डाल सकता हूँ कि ये इनपुट मुझे नेक्स्ट मंथ शो हो जाए? जेसन की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बुक्स पे इम्पैक्ट नहीं दिखाती, वो सिर्फ डाटा व्यू के लिए है जेसन की ट्रांजैक्शंस। अंडरस्टूड मैम, अंडरस्टूड। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ ये है, एक पार्टी के 40 बिल हैं, मैंने 40 बिल बुक कर लिए हैं। सपोज मैंने 30 बिल उसमें से बुक किए हैं, 10 बिल हैं जो मेरे पास बुक नहीं है और मैं आज अगस्त की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। जेसन मैंने जो डाउनलोड किया है उसमें मुझे वेंडर के 40 बिल दिखाई दे रहे हैं। अब वो मटेरियल मेरे पास आया है, वो 10 बिल मुझे बुक करने हैं, लेकिन वो जेसन में तो इस मंथ में है ना। अभी मुझे वो 10 बिल, अब मेरी रिटर्न की डेट चेंज हो जाएगी, मैं उनको सितंबर में बुक करूंगा। वो सितंबर का जेसन में जब डाउनलोड करूंगा उसमें तो वो 10 बिल मुझे नहीं दिखाई देंगे। बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। मैं उन 10 बिलों को अगस्त में जो पोर्टल पे आ गए हैं उनको अपनी बुक्स में सितंबर में कैसे मैच कर पाऊंगा, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। सर देखिए, पहली बात तो 2B का रिको का पर्पस ही यही है कि अगर वो आपको अवेलेबल ऑन पोर्टल में दिखाई दे रहे हैं तो हर एक कस्टमर उसके लिए एक्शन लेगा कि वो मेरे को इस मंथ दिखाई दे रहे हैं तो ये बिल कहाँ गए। आप अपने वेंडर को तो सर कॉल करोगे ना उसके लिए कि मेरे पास बिल नहीं है। समझ गया मैम, बट बेसिकली जैसे आज की डेट में ई इनवॉइसिंग है और आई एम ए ट्रेडर, आई एम ए बिजनेस कंस्ट्रक्शन ट्रेडर फ्रॉम वेब ग्रुप। मेरी क्या है, आज जो मैंने परचेज किया है मुझे आज ही वो सेल आउट करना है, ई इनवॉइसिंग है मेरी। अभी मैं पास्ट में जाके तो उनको बैक डेट में ना तो बिल बुक कर सकता हूँ, ना उनकी ई इनवॉइसिंग जनरेट कर सकता हूँ, ना ही मुझे स्टॉक कैरी कर। परचेज तो बुक कर सकते हो ना, आपको ना परचेज करना है। परचेज अगर मैं बुक करूंगा तो फिर मुझे उसका स्टॉक कैरी करना पड़ेगा ना, मुझे स्टॉक भी कैरी नहीं करना है। मेरा पर्पस ये है कि मैं जेसन की भी, जेसन से जो फाइल्स मेरे पास इनवॉइसेस शो हो रही हैं उनकी भी इफेक्टिव डेट फॉर रिटर्न या इफेक्टिव डेट फॉर बुक्स करके उनको भी नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी कर सकता हूँ। नहीं सर, वो आप कैरी नहीं कर सकते। अगर आपको पता है कि वो आपकी परचेज है, परचेज का तो कहीं पर भी जीएसटी और 1 से सर कोई लेना देना नहीं है, उसका तो 3B से लेना देना है। आप परचेज बिल्कुल बुक कर सकते हो बैक डेटेड में। इट्स नॉट एज पर आवर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। हमें परचेज बुक करने के साथ ही गुड्स इन होता है और सेम डे ही उसकी ट्रांजैक्शन सेल जनरेट करके उसको आउट करते हैं। We does not carry any stock with us. उस केस में अगर आपको ऐसा लगता है तो उस केस में आप नेक्स्ट मंथ में बिल जब बुक करोगे, आप वहाँ पे जो सप्लायर की डेट है, इनवॉइस डेट और सप्लायर डेट है, वो तो आप वही अप्रैल की डालोगे, मतलब लास्ट मंथ डालोगे। तो जैसे ही वो आप लास्ट मंथ की डालोगे तो आपके यहाँ पर जो है लास्ट मंथ की रिटर्न में वो ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। आप उसी ट्रांजेक्शन को आगे जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मैं जानना चाह रहा था कि क्या पोर्टल की जो इनवॉइसेस मुझे शो हो रही हैं
उनको भी मैं मार्क कर सकता हूँ क्या इफेक्टिव डेट, इस तरह से कुछ करके? सर But इसलिए मैं वही चीज बोल रही हूँ, पोर्टल की ट्रांजेक्शन्स पे नहीं होगा। आप वो डाटा जब नेक्स्ट मंथ में अपनी टैली की बुक्स में डालोगे, आप वहां पर सप्लायर इनवॉइस नंबर और डेट डालोगे। जब आपने बैक डेटेड डाला है तो बैक डेटेड में क्या होगा, आपकी ट्रांजेक्शन्स पुरानी जो है रिटर्न में शो होंगी। आपको उस रिटर्न का पीरियड ओपन करके वहां से आपको इफेक्टिव डेट चेंज करनी पड़ेगी अपनी। ओके, गुड, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम मेरे क्वेश्चन नहीं अभिषेक जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। क्लियर आ रही है? हाँ अब ठीक है सर। मेरा एक ये क्वेश्चन था कि जैसे कि 2018 एंड 19 बुक में पिछले जो अकाउंटेंट था उसने एंट्री की हुई थी जनरल में, एंड उसमें हमें सेल परचेज की। हमें ये कैसे पता लगाएं कि कौन जीएसटी मतलब CGST और SGST है परचेज में? नहीं, क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा बोलिए। आपने बोला कि जनरल वाउचर से आपने परचेज डाली हुई है लास्ट ईयर में? यस सर। ठीक सर है, सेल तो वो परचेज तो दोनों डली हुई हैं। तो वो तो सेल परचेज अगर दोनों डली हुई हैं तो वो तो आपका वैसे भी अगर एक्सपेंस साइड है तो डेफिनेटली वो इनपुट का पार्ट रहेगा, और अगर सेल्स का पार्ट है, अगर इनकम का पार्ट है तो डेफिनेटली वो इनकम का पार्ट रहेगा। वो तो टैली अपने आप ही देख लेगा सर। डेबिट क्रेडिट तो करेंगे ही ना भाई। अगर CGST सेल्स इनपुट लेना है तो डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट होगा तो वो आपका वैसे भी लायबिलिटी का पार्ट बन गया। ओके सर जी। एनी क्वेश्चन? चलिए ठीक है, आई होप आगे चलते हैं। क्वेरीज हैज रिजॉल्व्ड, वी आर शॉर्ट इन टाइम, सो हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि टैली के अंदर जो है डायनेमिक QR कोड भी टैली ने रिलीज 3 में दिया है। जैसे आपको पता होगा इनवॉइस के अंदर QR कोड है, सेम ऐसे B2C के लिए डायनेमिक QR कोड भी टैली ने प्रोवाइड कर दिया है। उसके अंदर आपके बैंक की डिटेल जो है, आप कैसे अपने अलग अलग UPI का डायनेमिक कोड कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो वो हम लोग देखते हैं। सो नेहा। हाँ जी मेरा एक सवाल था, माफी चाहता हूँ। बताइए। मेरा ये सवाल था, जैसे हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हमारे पास जो परचेज होती है उसके साथ में बहुत सारे HSN हो गए। हम कोई भी सर्विस में गुड्स भी और सर्विस दोनों परचेज करते हैं, ठीक है। बट हम अकाउंटिंग वाउचर से जो एंट्री पास करते हैं परचेज की, उसमें HSN मैंडेट मतलब 3B के लिए और रिकॉन्सिलिएशन के लिए आपका HSN मैंडेटरी दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है सर। तो इसमें हम क्या आइटम वाइज बुक करना पड़ेगा, हमें स्टॉक नहीं सर, उस टाइम पर जब हमने आपको वाउचर्स या आइटम मास्टर दिखाया था तो 2 तरीके होते हैं सर। या तो अगर आप लेजर ही मेंटेन कर रहे हैं और आइटम मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ एंट्री आप वहीं पे ही मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अब लेजर तो एक ही है, उसमें मल्टीपल HSN मल्टीपल परसेंटेज है, तो वहीं पे ही आप एट द टाइम ऑफ एंट्री मेंशन कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर परचेज के लिए ये मेरा HSN है और ये मेरी परसेंटेज है। नहीं, वो मैं आपकी बात समझ, जैसे लोग हम एक साथ ही बुक करते हैं, जो भी बिल है कितने भी आइटम है उसको डायरेक्ट परचेज बुक करते हैं अकाउंटिंग वाउचर के थ्रू। बिल्कुल ठीक सर। तो उसमें HSN की समरी में क्या डालना होगा सर? आपको अगर देखिए, आपको HSN वाइज समरी अलग दिखानी है तो हर HSN का वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर मेरी एक 10 आइटम आई है और 10 का HSN और परसेंटेज अलग अलग है तो आपको HSN वाइज परसेंटेज वाइज क्लासिफिकेशन अलग से डिफाइन करनी पड़ेगी और वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। वहां पे सिर्फ क्लासिफिकेशन हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये मेरा क्लासिफिकेशन है। ये 3B के लिए HSN समरी तो मैंडेटरी है नहीं, पर इसमें अभी जो नए रिलीज में जो दिया है इससे और काम बढ़ गया सर्विस प्रोवाइडर के लिए। नहीं सर, तो एक काम करते हैं सर, फिर ऐसा नहीं है कि इसके लिए बढ़ गया है, ये हमने ऑप्शन आप लोगों के ऊपर छोड़ी है कि आपको अलग से मेंशन करना है तो कीजिए। अगर हम नहीं, वो काम क्या बढ़ गया है, जब हम उसको रिको करने जाते हैं तो अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में पड़ा रहता है। जब तक वो HSN नहीं डालेंगे तो क्लियर नहीं होगा। नहीं सर, वो इसलिए क्योंकि अगर आपको HSN समरी अपलोड करनी है, देखिए वो 2A की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2A की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सॉरी R1 की बात नहीं, 3B की बात कर रहा हूँ। 3B की आप बात कर रहे हैं ना? 3B के अंदर वैसे भी HSN समरी आपको अपलोड तो करनी है। नहीं, 3B में मैंडेटरी नहीं है सर।
ओके, तो अब आप क्या चाहते हैं कि जब एक्सपोर्ट करें तो कोई 3B बात में नहीं ना सर, करें? उसको आप एक्सेप्ट एज इट इज का ऑप्शन आता है, आप उसको एक्सेप्ट एज इट इज कर लेंगे, वो आपकी नहीं, फाइनल एक्सेप्ट का ये अभी जो वो है ना, एक्सेप्ट नहीं ले रहा, यही प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम सर उसको एक और ऑप्शन है, अगर आपको HSN समरी अपलोड नहीं करनी है तो टैली ने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि सेक्शन वाइज आप जेसन अलग अलग जनरेट कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि B2B का अलग कर सकते हैं, वो अलग कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि HSN समरी अपलोड नहीं होगी, ठीक है, और आपको अलग अलग फाइल्स मिल जाएगी। जैसे B2B का अलग है, B2C का अलग है, तो B2C और B2B की जेसन अलग अलग जनरेट हो जाएंगी। आप अपलोड कर दीजिए, आपका मैं हो मैं जाएगा सर। मैं समझ गया सर। जैसे हमारी बुक्स की मैं एंट्री की बात कर रहा हूँ, वो ऑनलाइन जेसन फाइल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बुक्स में जो एंट्री डाली हुई है डायरेक्ट अकाउंटिंग वाउचर के थ्रू विदाउट इन्वेंट्री एक्टिवेट किए हुए। बिल्कुल ठीक सर। तो उसमें HSN में वेरियस काइंड हमने आइटम परचेज किए हुए हैं, ठीक है, सर्विस भी ली हुई है, गुड्स भी परचेज किया हुआ है। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा कि हमें, जैसे एक बिल है जिसमें 20 तरह का आइटम, हमने स्टील भी ले लिया या वेरियस काइंड का सीमेंट हो गया, रोडी हो गया, वो सब ले लिया, डस्ट वगैरह हो गया, वो हमें सारा आइटम तो हमें जरूरत नहीं है स्टॉक मेंटेन करने नहीं मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम HSN नहीं डालना चाह रहे, सीधा परसेंटेज लिया और इनपुट ले लिया, की। आप हाँ ये कहना हाँ, चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ। ट्रांजेक्शन लेवल पे सर अभी हमने दिखाया था ना कि आप वहाँ पे कंपनी लेवल पे तो आपने HSN डाला होगा ना, तो आप कंपनी लेवल पे HSN का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं वो मैम ये कह रहे हैं कि मेरे मल्टीपल HSN है, बट उनको मैं मेंटेन नहीं करना चाह रहा हूँ। वही मैं प्रवीण सर कह रही हूँ, अगर मल्टीपल HSN है तो कंपनी लेवल पे HSN को कॉल कर लेंगे ट्रांजेक्शन्स के टाइम पे, तो वो HSN मेंटेन करने की जरूरत नहीं ना, ऑलरेडी एक बार कंपनी या मास्टर्स में डला हुआ है तो वो वही कॉल करता रहेगा, तो इससे एरर नहीं आएंगे इससे। अच्छा अच्छा, हमको कोई भी डाल सकते हैं? बिल्कुल, हाँ वो हाँ, तो आपको कोई भी एक तो डालना पड़ेगा ना उससे सर, लॉ को फॉलो करना पड़ेगा आपको। अच्छा, उससे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा ना? तो जैसे जब कोई भी आपको मेंटेन एक ही नहीं मास्टर करनी है में तो कोई भी डाल कंपनी दिया लेवल हमने पे होगा ही 18% का या नहीं। जो हाँ भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल एक छोटी ठीक है। सी और एक क्वेरी थी, जैसे आपने बताया रिकॉन्सिलेशन के बाद में जो हम आगे नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड कर देंगे उस एंट्री को, कैरी फॉरवर्ड करने के बाद में नेक्स्ट ईयर मंथ में, तो जो हमारा CGST SGST अगर हम उसको बुक्स को अगर हम पोर्टल से मैच करेंगे तो हमारा मैच नहीं करेगा वो। तो सर वो तो आपका वैसे भी मैच नहीं करेगा क्योंकि आप इनपुट तो क्लेम कर ही नहीं रहे हो। नहीं नहीं, मेरा मैच करने के लिए एक स्टेट कौन सा एक एंट्री है जो जनरल के थ्रू पास करनी होती है, वो इफेक्ट नहीं डाल रही थी अभी तक, पहले मैच हो रही थी वो चीजें। कोई बात नहीं, वो आपका डाटा का कुछ इशू होगा, वो आप एक बार ऑफलाइन नहीं नहीं, सपोर्ट टू टीम को दिखा मैं दीजिए। 2 की बात कर रहा हूँ। 2 में वो इफेक्ट कर रही थी, स्टेट एडजस्टमेंट की जो एंट्री डालते हैं जो रिको में नहीं है, मतलब हमारे पास बुक है और हमें आगे लेके जानी है या नहीं लेके जानी है, पिछले महीने का है, तो वो स्टेट एडजस्टमेंट होता था उसका, वो एंट्री अभी इफेक्ट नहीं डाल रही है। सर आप ऑफलाइन एक बार सपोर्ट टीम को दिखा दीजिए, ठीक है, वो आपका देख लेंगे। अगर पहले हो रहा था अब नहीं हो रहा तो इट मींस कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शंस लेवल पे कुछ ठीक है, होगा। ठीक है। ठीक है नेहा, तो आगे दिनेश, ओवर टू यू। हेलो। नेहा कंटिन्यू। हाँ जी सर, ओके सर, स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है। ओके मैम, ठीक है। तो अभी आपने जैसे देखा कि न्यू रिलीज टैली प्राइम 3.0 में GST मल्टी GSTN आया है, GST 2B रिकंसिलेशन है। इसी तरह से B2C मतलब क्लाइंट्स के लिए आप मतलब कस्टमर्स के लिए आपके एक पेमेंट लिंक और QR कोड का ऑप्शन दिया है। ये ऑप्शन टैली में पहले अवेलेबल नहीं था, अभी न्यू रिलीज के साथ हम ये ऑप्शन आया है यहाँ पर। तो इसे कैसे एक्टिवेट करेंगे आप टैली के अंदर, अभी हम देखते हैं यहाँ पर। आपको F11 फीचर्स पे जाना है अपनी कंपनी में। F11 फीचर्स में आपको एक ऑप्शन दिया है इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक और QR कोड। आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे एंड देखेंगे यहाँ पर लिस्ट ऑफ मर्चेंट प्रोफाइल। आप यहाँ पर अपनी एक मर्चेंट प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। सो क्रिएशन में हम देखते हैं यहाँ पर आप मर्चेंट प्रोफाइल का नेम प्रोवाइड करेंगे।
देन इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में आपको टाइप ऑफ पेमेंट मेथड दिया गया है कि आप पेमेंट अपने क्लाइंट से किस किस वे में कलेक्ट कर सकते हैं, लाइक पेटीएम, पेयू, रेजरपे एंड यूपीआई। सो ये पेमेंट मोड्स आपको दिए हैं पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। आप यहाँ पर नया एक मिनट हाँ जी, मैं एक अपडेट देना चाहूंगा। अभी हम पेटीएम इज नॉट वर्किंग राइट नाउ, तो वो जब अभी विद इन 15 और 20 डेज में हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, कंटिन्यू। ओके सर। तो अभी मैंने यहाँ पर पेमेंट पेटीएम का भी क्रिएट किया है एंड यूपीआई का भी क्रिएट किया है, मैं आपको वो शो कर देती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सरस्वती अकाउंटेंट में हमने एक पेटीएम यूपीआई आईडी क्रिएट करी। यहाँ पर पेटीएम सिलेक्ट किया, पेमेंट मेथड आपने, देन आप यहाँ पर मर्चेंट आईडी रिकॉर्ड करेंगे, देन आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पेटीएम, एंड इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपके पास सेव पेमेंट लिंक व्हाइल जनरेटिंग फ्रॉम रिपोर्ट्स। तो आपको आस्क एवरी टाइम का ऑप्शन सिलेक्ट करना है या डिफॉल्ट आप इसे इनेबल करना चाहते हैं, यस और नो। देन पेमेंट लिंक एक्सपायर इनका एक ऑप्शन दिया है आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल पर जो पेमेंट लिंक दिया जा रहा है वो सिर्फ एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए हो, तो आप वो ड्यूरेशन भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एंड अनदर मर्चेंट प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको यहीं से एक और ऑप्शन दिया गया है, अगर आपको क्रिएट करनी है तो। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। एक दिनेश खत्री जी का हमने पेटीएम अकाउंट क्रिएट किया है यहाँ से। यूपीआई आईडी, एक मिनट दीजिए आप। यहाँ देखिए आपको मैंने पेटीएम का शो किया, सेम इसी तरीके से यूपीआई आईडी हमने क्रिएट किया है। तो यहाँ पर हम यूपीआई ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, आपको यूपीआई आईडी प्रोवाइड करनी है, देन मर्चेंट नेम, सेम ऑप्शन आस्क एवरी टाइम एंड एक्सेप्ट। सो इस तरह से जब आप क्रिएट कर लेते हैं पेमेंट लिंक प्रोफाइल, आप इस ऑप्शन को सेव कर देंगे। एंड जब आप किसी भी इनवॉइसेस पर जाते हैं, लाइक आपने यहाँ पर तो ये देखिए यहाँ पर एक सेल्स वाउचर हमने जनरेट ओपन किया। सेल्स वाउचर ओपन करने के बाद आप पर्टिकुलर सेल्स इनवॉइस के लिए यहाँ पर एक मर्चेंट लिंक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑलजेड एक्सचेंज का ऑप्शन आपको शो हो रहा है। जनरेट पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड ऑप्शन पे आपको जाना है। यहाँ पर करंट इनवॉइस के लिए आप ये जनरेट करेंगे। करंट ऑप्शन में आपको ये दिया गया है कि मर्चेंट प्रोफाइल आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, आप किस पेमेंट मोड के थ्रू ये पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हैं। तो आपके जो आपने मर्चेंट प्रोफाइल्स क्रिएट किया है लाइक पेटीएम, यूपीआई या रेजरपे, आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड पार्टी नेम ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा यहाँ पर। देन पेमेंट आपका जितना भी टोटल इनवॉइस अमाउंट होगा वो ऑटो कैप्चर रहेगा, आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। देन आपका ये क्यूआर कोड जनरेटेड हो जाएगा एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए। अब आप देखेंगे इसे कि आपके इनवॉइस पर किस तरह से शो होगा। आप यहाँ पर कंट्रोल पी कमांड करेंगे प्रिंटिंग का। कॉन्फ़िगरेशंस में हम जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस में आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा पेमेंट रिक्वेस्ट डिटेल। आपको यहाँ पर डिफाइन करना है कि आपको मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट किस तरीके से प्रिंट पर रिक्वायर्ड है, लाइक लिंक है या लिंक क्यूआर कोड आपको चाहिए या फिर सिर्फ क्यूआर कोड चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्यूआर कोड को सिलेक्ट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन सेव करेंगे आप, तो आप यहाँ देखेंगे ये आपका इस तरह से इनवॉइस पर क्यूआर कोड आ जाएगा एंड ये क्यूआर कोड आप स्कैन करके देखेंगे तो आपके टोटल इनवॉइस वैल्यू का क्यूआर कोड होगा जिसे आप इजीली पे कर सकते हैं क्लाइंट आपको। देन इसी तरह से आप चाहते हैं कि जब आप कोई किसी भी इनवॉइसेस को सेव करते हैं और आपके पास ये ऑटो ऑप्शन शो हो, उसके लिए भी टैली ने एक ऑप्शन दिया है आपको कि आप वाउचर टाइप में जाकर डिफॉल्ट एक ऑप्शन दे सकते हैं कि आप जैसे ही एंट्री को सेव करेंगे, उस एंट्री को सेव करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि जनरेट पेमेंट लिंक। आप वाउचर टाइप पे जाएंगे, यहाँ पर सेल्स वाउचर देखिए। सेल्स वाउचर में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जनरेट पेमेंट लिंक
QR कोड आफ्टर सेविंग वाउचर। इस ऑप्शन को आपने इनेबल करना होगा। एंड आप इसको प्रिंट आउट पे भी चाहते हैं तो प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग को इनेबल करेंगे आप। अभी हम यहाँ पर एक सेल्स इनवॉइस को ओपन करते हैं जो हमने क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी। आप देखेंगे जब आप इसे सेव करने के लिए आते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रिंटिंग ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। इसके प्रीव्यू में ऑलरेडी जनरेटेड था इसलिए आपको यहाँ पर विजिबल हो गया। इसी को हम एक न्यू एंट्री के साथ देखेंगे जहां पर आपको जनरेटिंग के बाद पूछा जाएगा इस तरीके से, डू यू वांट टू जनरेट पेमेंट लिंक और QR कोड। आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो ये QR कोड सेम अगेन जनरेट हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है पेमेंट लिंक और QR कोड से रिलेटेड? मैडम क्वेरी तो कुछ नहीं है, बस में ये है कि पेमेंट तो नहीं रुक जाता कहीं आने में? नहीं सर, पेमेंट नहीं रुकेगा। आप इसमें जो आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी बैंक का। कस्टमर तो कहता है कि मेरे पास पेमेंट कर चुका हूँ, उसके पेमेंट कट चुका है, बट वो हमारे यहाँ रिफ्लेक्ट ही ना करे। सर उसका रेफरेंस डिटेल आप ले सकते हैं। आप UPI ID करेक्ट प्रोवाइड करेंगे मर्चेंट प्रोफाइल में तो आपको पेमेंट हो जाएगा रिफ्लेक्ट। ओके, हाँ जी सर, ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप कौन सी इन्फॉर्मेशन वहां पे इंसर्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पर है सर। नहीं सर, करेंगे तो कंपनी की, कोई अपनी तो करेगा नहीं। डेफिनेटली तो ये टेस्टेड है सर, ये हम टेस्ट कर चुके हैं। एनीथिंग? नेहा एक बारी वो भी दिखा दो कि मल्टीपल बिल बाय बिल हम कैसे वो भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है मैम। हेलो विशाली मैम। हाँ नेहा। हाँ जी, आप एक अगेन बताएंगे क्या बताया आपने? जो बिल बाय बिल QR कोड है ना, वो भी एक बार स्क्रीन पे दिखा दो कि बिल बाय बिल QR कोड भी जनरेट हो जाएगा पार्टी के लेजर्स में जाके। ओके मैम, ठीक है। B2C QR कोड के लिए मेरे को कुछ स्पेशल कॉन्फ़िग नहीं करनी है, जस्ट एक ये UPI ID बनानी है, राइट? उसके बाद हम लोग उसको कर सकते हैं मैम, राइट? हाँ जी सर। ठीक है, थैंक यू। तो अभी मैम KD एंटरप्राइजेस का हमने ओपन किया है यहाँ पर ना, गवर्नमेंट का ट्रांजेक्शन बुक कर देती हूँ, एक मिनट दीजिए। तो अभी हम एक ट्रांजेक्शन बुक कर रहे हैं यहाँ पर, देखेंगे आप। अभी विदाउट QR कोड आपको शो हो रहा है, देन आप स्किप कीजिए, आपके पास ऑप्शन आएगा डू यू वांट टू जनरेट पेमेंट लिंक और QR कोड। ये एक्सेप्ट किया आपने, QR जनरेट हो गया। अभी मैंने ट्रांजेक्शन्स के अंदर ऑलरेडी जनरेटेड किया हुआ है, बट ऐसा केस आता है कि अगर आपको पार्टी का मल्टीपल QR कोड जनरेट करना है तो आप इंडिविजुअल लेजर वाइज भी QR कोड जनरेट कर सकते हैं। KD एंटरप्राइजेस में आपके पास 2 ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आप पहले मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को सिलेक्ट करेंगे, देन जनरेट पेमेंट लिंक और QR कोड, यहाँ आप क्लिक करेंगे, करंट ऑप्शंस, देन ये टोटल क्या हो गया, आपकी जो पार्टी अकाउंट है उनका जो टोटल वैल्यू रहेगा, आप उस टोटल वैल्यू का भी सिंगल एक QR कोड जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पार्टी का जो टोटल वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू 17,250 है। आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर ये जनरेट हो जाएगा KD एंटरप्राइजेस का स्टेटस। एक मिनट, ये सक्सेस स्टेटस बता रहा है कि आपका QR कोड जनरेट हो गया है। अब आप किसी भी एक बिल पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए आपको ये QR कोड शो हो जाएगा। ये दोनों पेमेंट्स के लिए आएगा, मतलब आप कोई भी लास्ट बिल शेयर कर रहे हैं तो आपको ये QR कोड शो हो जाएगा और इस QR कोड का जो पेमेंट रहेगा वो टोटल बिल अमाउंट के लिए रहेगा।
जो पार्टी का लास्ट बिल भी था और आपका करंट बिल भी। ठीक है मैम, विशाल मैम आगे। हाँ ठीक है मैम। हाँ जी। रेजर पे के थ्रू इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों आता है। तो अगर किसी का रेजर पे के साथ चलिए मैम, आपकी आवाज बड़ी लो है। रेजर पे के साथ भी टेली का जो है वो टाई अप हुआ है। तो रेजर पे में भी अगर किसी के पास जो मर्चेंट आईडी है तो वो रेजर पे के थ्रू भी आप लोग जनरेट कर सकते हो। उसके अंदर आपको वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही पूछेगा। तो जो भी लिंक होगा वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे जो है कस्टमर के चला जाएगा। मैम रेजर पे का शो करना है अभी। हाँ एक बार मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वाली फील्ड दिखा देना। वो लिंक जनरेट नहीं होगा क्योंकि अभी हाँ हमारे जी, पास कोई मर्चेंट आईडी ये नहीं है। रेजर पे का हमने रेजर पे क्रिएट वाला किया। पर हाँ जी, हाँ। तो ये आपका मर्चेंट आईडी आपने एंटर करना है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। एक मिनट, ये शायद क्रिएट किया है हमने पेटीएम। कोई बात नहीं, पेटीएम वाला ही दिखा दो। हाँ अभी पेटीएम का वर्किंग नहीं है, बट ऑप्शंस कैसे आते हैं वो पता चल जाएगा कि उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों आते हैं। तो लिंक जो है मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी दोनों पे चला जाएगा। हाँ जी। ठीक है मैम, मैं दिनेश सर को हैंड ओवर करती हूँ। ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं हूं दिनेश। वैशाली मैम, मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? हाँ दिनेश आ रही है। ओके। 3.0 के अंदर जो हम फिल्टर करते हैं, फिल्टर से रिलेटेड भी कुछ फीचर्स को ऐड किया गया है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या न्यू फीचर ऐड हुए हैं। इसके लिए मैं आपको एक बार डे बुक दिखा रहा हूँ। मेरे पास ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। अब इन ट्रांजैक्शंस पे मुझे यहाँ पे फिल्टर लगाना है। तो हम जैसे 3.0 से पहले जो पुरानी रिलीज थी उसमें भी फिल्टर था, लेकिन 3.0 के अंदर जो फिल्टर से रिलेटेड फीचर्स आए हैं वो यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक बटन है अप्लाई फिल्टर। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल F। एक बार इसको करते हैं। देखिए, पहले जब आप फिल्टर करते थे तो आपको ये बताना पड़ता था कि आप फिल्टर वाउचर टाइप के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं या अमाउंट के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं या इनवॉइस नंबर के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। लेकिन ये एक जो फिल्टर आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको ऐसा कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो आपके सामने ट्रांजैक्शंस हैं, मान लीजिए इन सभी में से मुझे एक ट्रांजैक्शन है उसको फिल्टर करना है। उस ट्रांजैक्शन में वैल्यू है उसकी 8000। तो वो हम कैसे फिल्टर करेंगे? तो अप्लाई फिल्टर में जाएंगे, सीधा यहाँ पे हम टाइप करेंगे 8000 या 2000, जो भी हमें इसमें फिल्टर करना है। तो 2000 से रिलेटेड मेरे जितने भी यहाँ पे वाउचर्स हैं वो सभी के सभी फिल्टर होके आ जाएंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे पहली एक एंट्री है जिसमें अमाउंट उसका 2000 है। ये सेकंड एंट्री है, इसमें 2000 नहीं है, लेकिन जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप देखिए इसके अंदर जो इसका चार्जेस था वहां पे 2000 था। तो इसने क्या किया कि 2000 से रिलेटेड जो भी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उनको ये फिल्टर कर देगा। या फिर आप यहाँ पे अप्लाई फिल्टर पे आते हैं और यहाँ पे एक जो हमारा लेजर है, लेजर का नेम लिखते हैं। मान लीजिए ये मैंने लिखा। यहाँ पे भी अभी मैंने मेंशन नहीं किया है कि मैं लेजर का नेम के अकॉर्डिंग फिल्टर कर रहा हूँ या अमाउंट के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। फिर भी मैं इसको टाइप करूंगा तो ये अपने आप मुझे फिल्टर करके देगा। देखिए, ये 3 ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। इसके अंदर लेजर है, लेजर का नेम है शॉप 101। यानी कि बेसिक फिल्टर में आपको कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि आप वाउचर टाइप सर्च कर रहे हैं या फिर अमाउंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो ये है। और इसी में जब आप यहाँ पे बेसिक फिल्टर पे आते हैं तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको एक बटन मिलेगा जिसका नाम है मल्टी फिल्टर। यहाँ पे आप आएंगे, इसमें आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं कि जो मैं फिल्टर लगाना चाहता हूं वो फिल्टर
मुझे किस पे लगाना है, मुझे वाउचर नंबर पे लगाना है या डेट पे लगाना है या लेजर अमाउंट पे लगाना है या किस पे लगाना है। तो जैसे कि अभी मैं फिल्टर लगाना चाहता हूं यहाँ पे उन सभी ट्रांजेक्शन्स पे जो मैंने वाउचर टाइप है उसका कॉन्ट्रा, यानी कॉन्ट्रा वाउचर टाइप की सभी ट्रांजेक्शन्स को मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप इसकी जो फील्ड है इसमें आप सिलेक्ट करेंगे वाउचर टाइप नेम, और इसके बाद वाउचर टाइप नेम जो मैं मेंशन करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन है कंडीशन क्या रखनी है, कंटेनिंग रखनी है या नॉट कंटेनिंग रखना है। कंटेनिंग मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्ट्रा तो ये कॉन्ट्रा से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको फिल्टर कर देगा। अगर नॉट कंटेनिंग रखता हूं तो कॉन्ट्रा के अलावा बाकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको फिल्टर कर देगा। तो एक तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सभी कॉन्ट्रा की ट्रांजेक्शन्स में मैं एक एडवांस एक लेवल और इंक्रीज करना चाहता हूं कि अब मुझे इन सारी ट्रांजेक्शन्स में से वो ट्रांजेक्शन्स देखनी है जिनका वाउचर टाइप तो कॉन्ट्रा है लेकिन उनका जो वैल्यू है, लेजर की जो वैल्यू है वो वैल्यू मैं देखना चाहता हूं कि 10,000 से जो ग्रेटर है ऐसी कितनी ट्रांजेक्शन्स हैं कॉन्ट्रा की। तो ये आप एडवांस फिल्टर भी इस पे लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे फिल्टर पे आएंगे और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा एडवांस फिल्टर। इस पे आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। जैसे कि पहली कंडीशन क्या थी कि पहली कंडीशन है कि मेरा जो वाउचर टाइप है उसका नेम होगा कॉन्ट्रा, और यहाँ पे आने के बाद मुझे एंड ऑफ लिस्ट नहीं करना है, मुझे यहाँ पे लेना है एंड या और। एंड मतलब कि जो मैं दूसरी कंडीशन दूंगा मेरी दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे जो है ट्रू होनी चाहिए और पहली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। जब मेरी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो उसी के अकॉर्डिंग ये फिल्टर करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंड के बदले और लगा देता हूं तो यानी कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी मेरी अगर मैच करेगी तो उसके अकॉर्डिंग ये फिल्टर करेगा। अभी मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि मुझे वो सभी ट्रांजेक्शन देखनी है जो कॉन्ट्रा वाउचर से रिलेटेड है एंड साथ ही साथ यहाँ पे उसका जो अमाउंट है यानी कि लेजर जो अमाउंट है वो अमाउंट मेरा ग्रेटर देन होना चाहिए 10,000 से। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा ग्रेटर देन और 10,000। तो यहाँ पे एंड लगाने से क्या होगा कि दोनों कंडीशन मेरी फुलफिल होनी चाहिए कि वाउचर टाइप होना चाहिए मेरा कॉन्ट्रा लेकिन उसका वही वैल्यू में वही वाउचर शो करेगा जिनमें लेजर का अमाउंट जो है 10,000 से ग्रेटर होगा। ये देखिए अभी मुझे यहाँ पे सारी कॉन्ट्रा ही ट्रांजेक्शन दिखाएगा और वही ट्रांजेक्शन दिखाएगा जो मेरी 10,000 से ज्यादा है। अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे साथ में अब वो ट्रांजेक्शन चाहिए जो मेरी 15,000 से कम है, यानी कि कॉन्ट्रा वाउचर भी होना चाहिए, 10,000 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए और 15,000 से कम होनी चाहिए, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो फिल्टर लगा रहे हैं वो एडवांस लेवल पे लगा सकते हैं, उस पे मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। जैसे पहला हमने लिखा कि वाउचर टाइप होना चाहिए कॉन्ट्रा, सेकंड कंडीशन हमने दी कि वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 10,000, और थर्ड हम यहाँ पे एक कंडीशन फिर से देते हैं कि इस बार मेरी जो वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए कितने से 15,000 से। तो अभी मुझे वही सारी ट्रांजेक्शन शो करेगा जिनकी वैल्यू 10,000 से ज्यादा हो और 15,000 से कम हो और साथ ही साथ जो वाउचर टाइप है वो होना चाहिए कॉन्ट्रा। तो आप देखेंगे वही ट्रांजेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाएगा। तो मैं बस इतना सा आपको बताना चाहता हूं कि अब आप फिल्टर लगाने के लिए आपके पास कई तरह के ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बेसिक फिल्टर, इसमें आपको कहीं पे कुछ बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि वाउचर टाइप या लेजर, सीधा आप लिखिए आपका आ जाएगा। जैसे मैंने अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा 200, अगर 200 किसी लेजर की वैल्यू है तो ये उस ट्रांजेक्शन को भी दिखाएगा। अगर 200 किसी वाउचर का जो वाउचर नंबर है वो है तो उसको भी दिखाएगा। जैसे मैं आपको भी दिखाता हूं, मान लीजिए एक वाउचर मैं बना रहा हूं, यहाँ पे एक जर्नल वाउचर ही बना लेते हैं। ये जर्नल वाउचर मैंने बनाया और इसमें यहां पे मान लीजिए रेफरेंस नंबर ही डाल देते हैं 2000।
ठीक है, कोई भी एक ट्रांजैक्शन हम पास कर लेते हैं। ये कोई भी ट्रांजैक्शन में पास कर ले। अब मैं अगर दोबारा से फिल्टर लगाता हूं, तो यहाँ पे अभी हम जाएंगे फिल्टर पे और यहाँ पे मैं टाइप करता हूं 2000 और जब मैं एंटर करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं। 2 फर्स्ट ट्रांजैक्शन तो आपको दिखाई रहे, वो जर्नल ट्रांजैक्शन भी दिखा रहे हैं जिसके अंदर हमने इसका रेफरेंस टाइप 2000 लिया था, यानी कि ये ट्रांजैक्शन भी मुझे शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एडवांस फिल्टर और बेसिक फिल्टर आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये था फिल्टर से रिलेटेड। अब हमारी तरफ से बाकी आपको मल्टी जीएसटी के बारे में बता दिया गया है, आपको इसमें किस तरह से काम करना है प्रॉपर ये चीज बता दी गई है। ठीक है, जीएसटीआर टू बी रिकंसाइल कैसे करना है तो डिस्प्ले में आप यहां से इसे कर सकते हैं। और अभी नेहा जी ने आपको बताया कि पेमेंट लिंक हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से इस पे फिल्टर लगा सकते हैं। ओके, तो अभी अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से जो हमारे आज के टॉपिक्स थे वो टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। एम आई राइट विशाली मैम, प्रवीण सर? करेक्ट है। ओके, अगर किसी क्वेश्चन है पूछिए, नहीं तो वी आर एंडिंग द सेशन। सेशन को एंड करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी की स्क्रीन पे अभी एक फीडबैक फॉर्म आएगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप उस फीडबैक फॉर्म को फिल करके सबमिट करें और साथ साथ तब तक आप चाहें तो आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो अभी मैं आप फीडबैक फॉर्म को जो है यहाँ से आपके पास सेंड कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। हेलो सर। यस यस, प्लीज टेल मी। सर मेरा एक क्वेश्चन था पेमेंट लिंक के रिगार्डिंग कि जो ये पेमेंट लिंक जनरेट करते हैं हम जैसे सेल के इनवॉइस पर, तो क्या वो मेरी मान लीजिए एक सेल की मैंने मल्टीपल सेल्स की है, तो जितनी भी मैं सेल करूंगी सब पे मुझे हर बार वो लिंक जनरेट करना पड़ेगा या ऑटोमेटिकली मैं सब पे कर सकती हूँ कि मैं जब भी जनरेट करूँ उसको सेल इनवॉइस को तो सब पर ऑटोमेटिकली हो जाए? नहीं, वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, मतलब जैसे आपने केडी का बताया और मेरी कोई और मैंने केडी को किया है और कोई और भी पार्टी है मैं चाहती हूँ उसमें भी ऑटोमेटिकली वो हो जाए नेक्स्ट टाइम, तो क्या वो मैं कर सकती हूँ? नेहा, ओवर टू यू, प्लीज गिव द आंसर। हेलो, हाँ जी सर। मैम के बताइए। क्वेश्चन। हाँ जी मैम मेरा क्वेश्चन है जैसे केडी एंटरप्राइजेस को आपने ये पेमेंट लिंक जनरेट किया है उनके सेल इनवॉइस पर, हाँ जी, और अभी मैंने मान लीजिए उस पे कर दिया और मैं चाहती हूँ मेरी कोई दूसरी पार्टी है उस पे मुझे जनरेट ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली उस पे भी हो जाए, मतलब मेरी हर सेल पे हो जाए, तो क्या मैं वो कर सकती हूँ? नहीं मैम, आपको हर ट्रांजेक्शन पर जनरेट करना होगा इसके लिए, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन का आपने देखा होगा यहाँ पर क्यूआर कोड जो जनरेट हो रहा है बेस्ड ऑन बिल जनरेट हो रहा है, मतलब जो इनवॉइस वैल्यू है उस बेस पे आपका क्यूआर कोड जनरेट हो रहा है यहाँ पर। जो बिल मतलब बिल वैल्यू वो खुद ही नहीं उठाएगा, ऑटोमेटिकली नहीं उठाएगा उसको? बिल वैल्यू ऑटोमेटिक मैम वो बिल वैल्यू ऑटोमेटिक उठाएगा, बस आपको ऑप्शन को यस करना होगा, क्योंकि वाउचर टाइप में जाकर अगर आप उसमें ऑप्शन को एनेबल कर दोगे कि आफ्टर सेविंग द इनवॉइस वो क्यूआर कोड जनरेट होगा, तो वो जैसे आपने इनवॉइस सेव किया है, सेव करने के बाद वो आपसे जस्ट क्वेश्चन पूछेगा कि डू यू वांट टू जनरेट क्यूआर कोड, आपको यस करना होगा। बाकी आपको मैनुअल इंटरवेंशन कुछ नहीं रहेगा कि आपको वहां से जाके सेलेक्ट करना होगा या फिर अमाउंट डालना होगा, उस टाइप से नहीं है, वो इनवॉइस के बेस पे ऑटो जनरेट कर देगा। ओके मैम, थैंक यू। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है फीडबैक फॉर्म फिल करते रहिए। हाँ जी, एक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है कि 3.0 में कोई इंपोर्ट एक्सेल से इंपोर्ट की फैसिलिटी भी है फॉर बैंक स्टेटमेंट और एनी जर्नल?
बैंक स्टेटमेंट की तो पहले भी थी, आप एक्सेल की जो फाइल होती है वो इंपोर्ट कर सकते थे पहले, और अभी भी है। ठीक है, बाकी के लिए भी नहीं है आई थिंक वैशाली में। नहीं अभी बैंक इसमें रिकंसिलेशन के लिए है, हाँ बैंक के ट्रांजैक्शन इंपोर्ट करने के लिए नहीं है। वो डिफॉल्ट टैली के अंदर वो फीचर्स नहीं है, वो वो टीडीएल के थ्रू कस्टमाइजेशन है। हाँ जी, बैंक कस्टमाइजेशन के थ्रू स्टेटमेंट वो का भी पॉसिबल। पहले भी नहीं था ना, ये कह रहे कि है। बैंक नहीं है। स्टेटमेंट रिकंसिलेशन का है, जो कि आप बैंक की स्टेटमेंट रिको करने के लिए यूज कर सकते हो, वो चीज टैली में डिफॉल्ट है। ट्रांजैक्शंस इम्पोर्ट की के लिए फैसिलिटी नहीं है। तो डिफॉल्ट नहीं है ना कि नहीं, बैंक स्टेटमेंट नहीं, इम्पोर्ट, नहीं, यानी ट्रांजैक्शन से इम्पोर्ट के लिए नहीं है। ऑल राइट, थैंक यू। ओके। Any questions or otherwise we can close the session? हम अपना जो नंबर है वो आपको चैट बॉक्स में दे देते हैं, आप उन्हें नोट कर लीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। नेहा एक शॉर्ट ब्रीफ दे दीजिए, क्यूआर कोड पे किसी का क्वेश्चन आया है, वो शायद मिस हो गया उनसे। ओके सर, ठीक है। तो एक बार हम क्यूआर कोड को अगेन देखते हैं। आपने जो भी एंट्रीज जनरेट की है, मतलब एंट्रीज बुक किया है, यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेशन के लिए फर्स्टली आपने एक मर्चेंट प्रोफाइल क्रिएट करना है। मर्चेंट प्रोफाइल क्रिएट करने का ऑप्शन आपको ऑल्ट के कंपनी ऑप्शन देन F11 फीचर्स। तो टैली में कंपनी फीचर्स में ये ऑप्शन दिया गया है क्यूआर कोड। आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे। यहाँ से आपको फर्स्टली एक अपनी यूपीआई आईडी या फिर आप पेटीएम, जिस भी मोड में आप अपनी पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, उस पेमेंट का मोड आप एक मर्चेंट प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक यूपीआई आईडी क्रिएट किया है, तो हम यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो हमें अपनी यूपीआई आईडी का एक क्यूआर कोड जनरेट करना है। इसके लिए सिंपल ऑप्शन है, आप फर्स्टली एक मर्चेंट प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप इसे सेव कर देंगे। देन आप किसी भी एंट्री पर जाते हैं, कोई भी एंट्री, आपका सेल्स वाउचर है, जर्नल वाउचर है, ये आपको जहां से भी हमें पेमेंट रिसीव होनी है उस वाउचर टाइप पर आपको ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। लाइक सेल्स वाउचर, अगर आप जर्नल के थ्रू भी सेल्स लेते हैं तो आपको ये ऑप्शन वहां पर जर्नल में भी अवेलेबल होगा। यहाँ हमने वाउचर टाइप पे एक सेटिंग किया है कि जब भी हम वाउचर को सेव करेंगे तो वाउचर सेव होने के बाद हमसे पूछा जाएगा कि क्या हमें पेमेंट लिंक जनरेट करना है। उसके लिए आप वाउचर टाइप में सेल्स वाउचर है जैसे, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन इनेबल करना होगा, जनरेट पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड आफ्टर सेविंग वाउचर। आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे एंड वाउचर टाइप को एक्सेप्ट करने के बाद आप कोई भी वाउचर बुक कर रहे हैं, इसे आप सेव कीजिए। इस वाउचर का हम ऑलरेडी क्यूआर कोड जनरेट कर चुके हैं। यहाँ पे आपके पास इस तरीके से एक ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू जनरेट पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड। आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे एंड इसका 1500 वैल्यू पर आपका एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आप कैसे देखेंगे कि ये क्यूआर कोड आपका जनरेट हो गया है? आप प्रीव्यू प्रिंट के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। प्रिंट में आप प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू में आपको यहाँ पर क्यूआर कोड विजिबल हो जाएगा। तो आपका सिंपली आपकी अगर यूपीआई आईडी करेक्ट है उसके बेस पर टैली से ऑटोमेटिक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। हेलो, हाँ जी मैम मेरा एक कंसर्न था, मुझे कुछ क्वेरी थी मेरी जो मल्टीपल जीएसटी के रिगार्डिंग, तो प्लीज मुझे थोड़ा एक बार बता सकते हैं प्लीज एक बार आप मुझे? बताइए सर, मल्टी जीएसटी में क्या क्वेरी है आपकी? मैम मल्टी बिजनेस है हमारा जीएसटी पे, तो प्लीज एक बार दो रिपीट कर दीजिए उसको। हेलो हेलो, हाँ जी सर। ये सेशन ना थोड़ा हमने लेट ज्वाइन किया था, तो हमारा बेसिकली ना मूवी टाइम सिनेमा से बोल रहे हूँ, तो हमारे मल्टीपल जीएसटी नंबर्स हैं, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे टैली के अंदर, ये एक बारी आप जरा थोड़ा रिपीट कर दीजिए।
सर अभी हम लोग वीडियो लिंक आपको शेयर कर देंगे, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उस पर आपको वीडियोस विजिबल हो जाएगी, आप उसके थ्रू एक बार देख लीजिएगा वीडियोस को। अच्छा, एक कंसर्न और था, जैसे हमारा लेजर अकाउंट जैसे सिंगल है, उसके ऊपर हमारा मल्टी HSN है और मल्टी GST नंबर, उस पर टैक्सेस हैं, तो वो हमें लेजर उतने ही क्रिएट करने पड़ेंगे या हमारा एक लेजर से ही हो जाएगा इसमें कॉन्फ़िगर सारा कुछ? सर ये सिंगल लेजर से ही वर्किंग हो जाएगा। सिंगल लेजर में ही आपको GST क्लासिफिकेशन का ऑप्शन दिया है, उसके थ्रू आप मल्टी HSN और टैक्सेबल रेट डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, वो एंट्री के टाइम हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे वहाँ पे? बिल्कुल, एंट्री के टाइम पे सिलेक्ट करना होगा आपको, एंट्री के टाइम पे ऑप्शन आएगा आपके पास। कैसे डिफाइन करेंगे इसमें? सर देखिए आप यहाँ पर कोई भी मास्टर बनाते हैं, लाइक आपने सपोज परचेज मास्टर ही बनाया है, परचेज में आप मल्टीपल रेट्स डिफाइन करना चाहते हैं, HSN कोड मल्टीपल डिफाइन करना चाहते हैं। हाँ जी, यहाँ पर देखिए सर ये ऑप्शन आ रहा है HSN और SEC रिलेटेड डिटेल्स। यहाँ आप यूज GST क्लासिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप अलग अलग GST क्लासिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल। तो ये GST क्लासिफिकेशन अलग अलग रेट बेसिस पर आप डिफाइन करेंगे लेजर में और एंट्री वाइज। ये हम आज के सेशन में कवर कर चुके हैं, आपको इसका वीडियो लिंक शेयर हो जाएगा, ठीक है। हेलो, ओके, थैंक यू टू ज्वाइन दिस सेशन। अगर किसी ने फीडबैक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप फिल करके सबमिट करके आप एग्जिट कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर। हेलो